जैसे हम आपको जानते हैं, डीएनए में हम आपसे मिले थे, इन सब के बारे में आपको सब गाइस बताएंगे, कैसे मिले, कहाँ मिले, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्टली। सो जैसे अब आप किसी के ऑफिस में गए, किसी के घर गए, तो ये आजकल $1 मिलियन मिथ बन गए कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है या वॉशरूम है, सो आपकी लाइफ भी फ्लश हो जाएगी। सो इसको थोड़ा आप इसके ऊपर हाईलाइट करो। देखिए, इट्स नॉट अ मिथ। अच्छा, हाँ, इट्स नॉट अ मिथ और इट्स ट्रू, बट इट्स कंडीशनल ट्रू। ओके। हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि मिथ है कि आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। ऐसे आप समझो कि जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मंडल जो है, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है, अगर हम उसको अपने एक पर्सन के साथ कनेक्ट करें, तो इट्स बिलोंग टू योर हेड। ओके। तो अगर आपका हेड, जहाँ पे आपका पूरा थॉट प्रोसेस है, पूरी बॉडी का, एक्चुअली ये कहें कि आपकी पूरी बॉडी यहीं से स्टार्ट होती है, पूरी बॉडी इसी से के थ्रू चलती है, और वहां पर अगर आप शिट डालते जाएंगे तो क्या होगा? तो वही होता है। और कंडीशनल इसलिए कह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैंसर हो जाता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होने से कैंसर नहीं होता, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसकी रेमेडी 100% नहीं है, ये बात भी है। और तीसरी बात कि जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है तो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो होता है फेट एंड फॉर्च्यून का डायरेक्शन, ठीक है। अभी टॉयलेट की जो प्रॉपर्टी है वो फ्लश करने की है। अगर आप फेट और फॉर्च्यून को, वहां पर टॉयलेट है और फेट और फॉर्च्यून भी वहीं पे, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप फ्लश करते रहेंगे तो आपका फेट और फॉर्च्यून फ्लश हो जाएगा। जब आपके पास फेट और फॉर्च्यून नहीं है, प्रभु की कृपा हम जिसको बोलते हैं, वो नहीं है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। कंडीशन ये है कि आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें आपके गुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह की जो स्थिति है वो कैसी है। अगर एक घर में 4 मेंबर्स हैं और उसमें एक व्यक्ति के जो गुरु ग्रह है कुंडली में, वो कमजोर स्थिति में है, ठीक है, वीक है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। और कहीं ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका गुरु बहुत स्ट्रांग है, उच्च की राशि में है या स्वग्रही है, तो उस कंडीशन में उसको इम्पैक्ट होने में समय लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इट्स कंडीशनल। तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट ऑब्वियस है, इसमें कोई मिथ नहीं है, आपकी जिंदगी खराब करता ही है। टाइम कम ज्यादा हो सकता है, किसी की जिंदगी में जल्दी होगा, किसी की जिंदगी में देर से होगा, बस होता है जरूर। तो मतलब इसका कोई वैसे सॉल्यूशन ही नहीं कर सकता? सॉल्यूशंस हैं, 100% नहीं है। मतलब इसका कोई रामबाण नहीं है? नहीं, रामबाण नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, 100% नहीं। जैसे हम लोग एनर्जी वास्तु पे काम करते हैं, ठीक है, तो एनर्जी वास्तु में क्या करते हैं, हम एनर्जीज को शिफ्ट कर देते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की एनर्जी को हम शिफ्ट कर देंगे किसी दूसरी डायरेक्शन में, लेकिन आप सोचो कि 100% रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, वो नहीं होता, वो नहीं होता। उसके साथ साथ तो बहुत सारी चीजें आपको और भी साथ में करनी पड़ती हैं। तो आप उसको जो 40-50% उसको खींच के आप 60-70-80% तक लेके जा सकते हो, बट 100% तो उसमें भी नहीं होता। मतलब स्टिल, मतलब नॉर्थ ईस्ट अगर जिसने ले लिया है तो उसको फेस करना ही पड़ेगा। मेरे घर में इटसेल्फ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। अच्छा। मेरे खुद के घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, मेरे घर में साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, वेस्ट में टॉयलेट है। ऐसी कोई भी अच्छी डायरेक्शन जो होती है, सब जगह टॉयलेट है मेरे घर में। फिर रेक्टिफिकेशंस किए हमने, रेमेडीज किए, जैसे मैंने कहा ना एनर्जी वास्तु हम यूज करते हैं, तो मैंने एनर्जीज को शिफ्ट करा हुआ है। जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए होना चाहिए टॉयलेट, उस डायरेक्शन में उसको हमने एनर्जीज को शिफ्ट कर रखा है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब काम करते हैं। तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपको, या मतलब अब आज मैं आपके साथ यहाँ बैठी हूँ तो आपको पता ही होगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, आप समझ सकते हैं इस चीज को। डॉक्टर अपनी बीमारियों का इलाज पहले करता है ना, बिल्कुल, ये आपने और वो प्रिकॉशंस लेता है कि उसको बीमारियां होगी ना, ठीक है, प्रिकॉशंस ले लेता है। डाइटिशियन अपनी डाइट पे कंट्रोल रखेगा ताकि उसका वेट इंक्रीज ना हो, ठीक है। जो आपका डॉक्टर्स होते हैं, न्यूरोसर्जन्स होते हैं, वो अपने माइंड का ध्यान रखते हैं, या अगर आप कहें जो ऑर्थोपेडिक्स होते हैं वो अपनी बोन्स का ध्यान रखते हैं। तो हर कोई पहले अपने प्रिकॉशंस लेके चलता, तो हम भी अपनी प्रिकॉशंस लेके चलते हैं अपने खुद के लिए, तो करते हैं। बढ़िया, ये तो मतलब चीजें आपने रेक्टिफाई कर रखी है। हाँ, रेक्टिफिकेशन कर रखी है। मेरे घर की जो एंट्रेंस है बहुत अच्छी है। ईस्ट मेरा ओपन है, नॉर्थ मेरा ओपन है, उसके साथ साथ साउथ और वेस्ट भी ओपन है। तो जैसे हम कहते हैं वास्तु में कि आपका नॉर्थ और ईस्ट ओपन होना चाहिए और साउथ और वेस्ट आपका कवर्ड होना चाहिए, मतलब कंपैरेटिवली कवर्ड होना चाहिए। तो मेरे घर में सब चारों डायरेक्शंस बिल्कुल 100% ओपन है।
प्रभु की कृपा चारों तरफ से नाइस। अच्छे की भी और बुरे की भी, सब चीजों की 50-50 रहना चाहिए ना, हाँ, तभी वो कहते, तभी प्रभु को आप याद करते रहोगे। अब वैसे वो ईसीजी की लाइन होती है ना, अप डाउन चलती रहती है, अगर स्ट्रेट हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाती है। हाँ, वो भी पॉइंट है, आपने तो सीधे ही बस वही है। उन्हें याद करवा दिया। कौन तो वो भूल गया मैं, यमराज जी को याद करवा दिया हमने तो 1-2 दिन। अगर उनको याद रखेंगे ना तो जिंदगी में हमेशा सही रास्ते पे चलेंगे। अच्छा। क्योंकि कर्म आपको हमेशा रिजल्ट देता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। अभी ये कब हमारे पास किस कर्म का फल हमें मिलेगा, वी डोंट नो अबाउट दैट, बिल्कुल, लेकिन मिलता जरूर है। भीष्म पितामह जी जिस समय, टाइम का तो कोई इशू नहीं है, वी कैन डिस्कस। भीष्म पितामह जी जब कौरवों और पांडवों का युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद उस समय आपको पता होगा वो धनुष की शैया पे लेटे थे। जब युद्ध खत्म हो गया तो उन्होंने कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु मैंने ऐसी कौन सी अपनी जिंदगी में गलती करी कि मैं इस बाणों की शैया पे इतने दिन से लेटा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं आ रही है। बिल्कुल। तो कृष्ण जी ने उनको बोला कि जरूर अपने कर्मों को याद करो, कुछ तो ऐसा किया होगा। तो ये सेठ कि प्रभु जहां तक मैं देख सकता हूँ अपनी इस जन्म को और पिछले कई जन्मों को, मैंने किसी भी जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ जो आज मेरे साथ हो रहा है। तो प्रभु ने कहा कि कितने जन्म देख लिए? तो ये सेठ कि प्रभु मैंने 100 जन्म तो देख लिए अपने, 100 जन्म में तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया ऐसा कि मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया हो कि मैं कांटों की शैया पे आज लेटा हूँ। तो उन्होंने कहा उसके पीछे, उसके बाद, उससे पहले का और देखो। तो उन्होंने 101वां जो जन्म था जिसमें वो उन्होंने देखा तो उसमें दिखाई दिया कि ही वॉज अ चक्रवर्ती राजा, भीष्म पितामह। और जैसे राजा लोग तो उस पे जाते थे, शिकार वगैरह पे जाते रहते थे, तो वो किसी शिकार पे अपनी पूरी उसके साथ गए थे, अपनी पूरी सेना के साथ थे। अच्छा। तो रास्ते में एक सांप निकलता हुआ दिखाई दिया। तो इसे कि यार ये सांप कहीं किसी को काट ना ले, तो उन्होंने क्या किया, अपने बाण से उस सांप को उठा के ऐसे करके फेंक दिया। उनको तो लगा मैंने जंगल में फेंक दिया, बट वो सांप जो है वो कांटे वाले पेड़ में अटक गया। अच्छा। और उस कांटे वाले पेड़ में अटके ही उस सांप ने अपनी प्राण त्यागे, उसके प्राण निकले। तो वो कष्ट जो 101 जन्म पहले किया था उन्होंने, जो कर्म किया था उसका फल उन्होंने इस जन्म में भुगता। तो कर्म का जो प्रभाव होता है ना वो आपको भुगतना पड़ता है। और अगर आप यमराज जी को याद करके चलोगे तो आप अपने कर्मों को हमेशा ठीक रखोगे। बढ़िया बात कही, मतलब काफी अच्छी बात बताई। मेरे को इसका थोड़ा बहुत पता था कि मतलब अच्छा। उन्होंने सांप को फेंका था तो उसकी वजह से उन्हें कष्ट मिले थे। थोड़ी सी मतलब ब्रीफ आपने दे दिया, बढ़िया दिया। मतलब 101 जन्म, मतलब जन्म कर्म कभी नहीं भूलते, कर्म कभी नहीं भूलता। कर्म का जो आपका वो है, आपको भुगतान करना ही पड़ता है। जो भी बही खाता है आपको देके जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी हम सोचते ना इसी जन्म में हमने जो करा इसी जन्म में भुगत, नहीं, ऐसा नहीं होता, पता नहीं होता। क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो तीन तरीके के कर्म उसकी जिंदगी में होते हैं। एक जो वो लेकर आया है प्रारब्ध से, एक जो वो क्रियामान कर्म जो कर रहा है, और एक वो कर्म जो उसके आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो ये 3 कर्म होते हैं हमारे हर किसी की लाइफ में, उसके बेस पे पूरी जिंदगी चलती है। और अगर नीचे देख के चलेंगे तो गड्ढे में नहीं गिरेंगे, ज्यादा ऊपर देखेंगे तो गर्दन में बल आ जाता है। तो इसलिए इन चीजों को सीधे देख के चले। ठीक है। सो अब बेसिकली जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट का हमने पूछा आपसे, तो आप कभी किसी के घर में गए हुए, किसी ऑफिस गए और वहां पे आपको घुसते ही ऐसा लगा रही ये तो मतलब नेगेटिविटी का जंजाल है, कि कहाँ मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, मतलब घुसते ही आपको एनर्जी महसूस हो गई एकदम से, ऐसा कभी हुआ? एक्चुअली क्या है, हम जब किसी भी घर का वास्तु करने के लिए जाते हैं, किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी जगह का जब हम वास्तु करते हैं तो एक निमित्त ज्ञान होता है। पता होगा आपको, शायद नहीं पता। निमित्त ज्ञान होता है एक, ये भी एक हमारा शास्त्र है निमित्त ज्ञान के नाम से। उस शास्त्र में हमारे को सिम्टम्स बताए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा बिल्ली रास्ता काट गई, ठीक है, छिपकली गिर गई, सपने में आपने पानी देखा, सीढ़ी देखी, आप कहीं जा रहे हो आपको डेड बॉडी जाती हुई दिख गई, ये सब चीजें उसके अंदर निमित्त ज्ञान के अंदर आती हैं। ठीक है। तो जब हम कहीं जाते हैं किसी के घर पे, किसी भी जगह का वास्तु करने के लिए जब हम निकलते हैं तो निमित्त ज्ञान की इंटेंशन हमें घर से ही आने लग जाती है। हम अपने घर से जब निकलते हैं उसी समय से हमें इंटेंशंस
मिलनी शुरू हो जाती हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या होने वाला है। अच्छा। वो अंदर हमें पहले ही समझ आना शुरू हो जाता है। जब हम घर से निकलते हैं तो रास्ते में जैसे कई बार होगा गाड़ी खराब हो जाती है, आपको रास्ते में कोई डॉग्स सड़क पे ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब नेगेटिव अगर आपको दिखना शुरू हो जाए रास्ते में चलते हैं तो आप ये मान के चलें कि उस जगह नेगेटिविटी होगी। ओके। तो जब हम जगह पे पहुंचते हैं तब तक तो हमें समझ आ जाता है कि क्या होने वाला है आज उस जगह पे जाके। और उसके बाद फिर जब हम जाते हैं उस जगह पे वास्तु करने के लिए तो हमारा पहला काम ही यही होता है कि हम वहाँ की एनर्जीज को चेक करते हैं। हमें तो समझ आ गया कि यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है, बट आपको तो नहीं समझ आ रहा, आपको तो नहीं दिखाई दे रहा, या जिससे हम मिलने जा रहे हैं उसको नहीं पता। तो वहाँ पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स से सबसे पहला हमारा काम ही होता है कि हम नेगेटिविटी को ही चेक करते हैं, वहाँ की एनर्जी को चेक करते हैं कि वहाँ पॉजिटिविटी है नहीं है। जैसे जमीन होती है, जमीन की भी अपनी खुद की एनर्जी होती है, बिल्कुल। तो हम जमीन की एनर्जी चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कई बार क्या होता है जमीन की एनर्जी डेड होती है, तो वो भी उससे इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है। तो हमारा सबसे पहला काम ही एनर्जी चेक करना होता है। मतलब नारियल, मैंने कई वीडियोस में देखा नारियल हाथ में लेके भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता तो नारियल से भी देखते हैं सब। ये एक्चुअली जो नारियल से देखना ये हमारा बहुत पुराना तरीका है, क्योंकि पहले इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। बिल्कुल। ये इंस्ट्रूमेंट ही है एक्चुअली, नारियल इंस्ट्रूमेंट है। जहाँ पे नेगेटिविटी होती है वहाँ पे नारियल आपका उल्टा घूमने लग जाता है, या जैसे आप उसको थ्रो करके, इसके कई सारे मेथड्स हैं एक्चुअली। एनर्जीज को चेक करने के अप्रोक्सीमेटली 300 मेथड्स हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो उसमें से आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन दैट। जैसे अभी बात हम लोग कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले डाउजिंग की बात कर रहे थे, तो डाउजिंग जो मेथड है, डाउजिंग मेथड भी हमारा बहुत पुराना मेथड है। वो नारियल के थ्रू ही करी जाती थी इनिशियल स्टार्ट पे। पहले जब लोग करते थे वो नारियल के बेसिस पे ही करते थे। नारियल से जमीन के अंदर का पानी ढूंढना है, या जैसे सोने की खदान है, कोयले की खदान है, पहले तो कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने वाली, तो उस समय ये नारियल ही आपका इंस्ट्रूमेंट होता था जिससे हम ये सब चीजें चेक करते थे। ओके, सो मतलब असली में ऐसा होता है कि वो नारियल पकड़ लेता है और ये इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लेते हैं, मतलब इनमें ऐसा ही कि यार लेके जा रहा हूँ और ये मैंने हिला दिया आगे जाके। अच्छा, आप अभी तो मेरे पास सिर्फ पेंडुलम मेरा है, अगर आप कहें तो मैं अभी दिखा देती हूँ। नहीं पॉडकास्ट का अभी नहीं पता चला आप बोले पॉजिटिव। नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जो होता है वही वो बताता है। हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। जो कॉस्मोस से एनर्जी है और उसका कनेक्शन आपस में, वही चीजों को बताता है। हमारे करने से कुछ नहीं होता। चलो ट्राई करते हैं। हमारे करने से कुछ नहीं होता। क्या देना है हमें? मेरा बैग होगा तो दिखाइए एक मिनट। आपका बैग देते हैं गाइस, इसमें बहुत सारे यंत्र हैं जो नहीं अभी तो कोई यंत्र नहीं लेकर आई मैं। अभी तो आपको एक राजा से रंग और रंग से राजा बना सकता है। नहीं, ये कि पेंडुलम मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। बाकी तो इंस्ट्रूमेंट तो जब काम के लिए जाते हैं तो ही रखती हूँ, बट ये मेरा रहता है मेरे पास। अभी आप अगर चाहें तो अपने यहाँ फैन भी ऑन कर लें, सो दैट कि आप इसको समझ पाए कि ये कैसे काम करता है। नहीं गाइस, हम लोग ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, कोई फैन में नहीं चल रहा है, तो जो भी ये हिलेगा ही अपने आप हिलेगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप फैन इसको चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि फैन चलने के बाद भी ये स्टेबल होगा। हाँ, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतनी हवा में भी ये स्टेबल है। ये तभी हिलेगा जब इसको जवाब देना है, अगर नहीं हिलेगा तो इसका मतलब जवाब नहीं दे रहा। ठीक है। क्लॉकवाइज होगा तो इसका आंसर यस है, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसका आंसर नो है। माइन मेरा एंटी क्लॉक और आपका, ठीक है। आपको ये एक सवाल अपने मन में बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछेगा जिसका जवाब हाँ या ना हो। या तो हम आपके ऑफिस की एनर्जी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। नहीं क्वेश्चन ही पूछते हैं, ऑफिस की एनर्जी बाद में करेंगे। नहीं ऑफिस की एनर्जी चेक कर रहे हैं और कितने % पॉजिटिव है ये भी आपको पता चलेगा। चलो ठीक है। ऑफिस की एनर्जी पहले चेक करते हैं या आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। चलो ऐसा कर लो। उठा पड़ेगा? नहीं मैं थोड़ा सा स्ट्रेट। हाँ कोई नहीं। आप मेरा हाथ देख लें, मैं हिला नहीं रही हूँ, इसको स्टेबल कर लेती हूँ ताकि आपको रहे कि हाँ ठीक है। नहीं हमें तो भरोसा है। ओके, प्लीज बताएं इस ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी कितने % है?
आपके ऑफिस की एनर्जी 100% पॉजिटिव है। ओके, ठीक है। नाइस। बता देती हूँ, आपने अपने यहाँ कैंपर जला रखा है, ठीक है। कैंपर और हाँ ये सब कंटिन्यूस चलता हाँ, रहता तो ये उससे है। एनर्जी अच्छी रहती है, पॉजिटिव Okay. रहती है। अपार्ट फ्रॉम दिस तो हमारे बिहारी जी और राधा माँ अंदर विराजमान वो है, आपको तो कहाँ लेके चलेंगे अभी? उनके उनके बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। बिल्कुल। अब आप सवाल पूछिए अपना, जिसका आपको जवाब पता हो। अच्छा। ठीक है, आपको जवाब पता हो जिसका, हाँ नहीं, या ना। मतलब मुझे जवाब मेरे को भी जवाब नहीं पता, नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, पूछ सकते हो? ऐसा भी पूछ सकते हो, हम्म। पर पहले आप ऐसा कोई क्वेश्चन पूछो जिसका आपको जवाब पता है, हाँ ठीक या है, ना, ठीक और है। ये सही है या नहीं ये आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। बट क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक सेकेंड। स्पेसिफिक इन द सेंस थोड़ा एग्जांपल दो। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अगर मैं हम्म। बात करूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, हाँ या ना में आंसर। ठीक कोई है, क्वेश्चन बताओ, मैं उसको फिर थॉट सोच के उस हिसाब से अपना क्वेश्चन पूछूंगा। आप किसी क्लाइंट का काम आप सोच रहे हो कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये नहीं पूछना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपने पूछना है कि मुझे मिलेगा। पहले हाँ या ना में जवाब भी आएगा। ठीक है, एक मिनट में पहले पूछ लूं, क्या आप ध्रुव के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या आप ध्रुव के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं? ओके, चलिए पूछिए। पीछे से हिल रहा है, सवाल ही पूछ रहा हूँ। एनर्जी को देख के मेरे सवाल दिमाग से उड़ गए। किसी और को बुला लो, कोई और पूछ नहीं, लेगा नहीं। क्या? चलिए ठीक है, बाद में इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, गाइस तो बहुत लॉजिकल चीज है। इट्स कि ये हमारे से नहीं चलता, ये कॉस्मोस से चलता है, और आपके जो एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है उससे जवाब करता है। आपके ऑरा से जवाब लेगा और हमें बताएगा। ओके, ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। गॉट इट। ठीक है, काफी इंसाइटफुल चीज है, आप लोगों ने लाइव एग्जांपल दिया गाइस, तो मतलब अच्छी चीज है। मतलब इसमें फेथ और इसमें झूठ फरेब कुछ लोग करते हैं, बट कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। 100 में से 99% अगर गलत है तो 1% अच्छे लोग भी हैं। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को इतना ज्यादा ऐसा बना दिया गया है कि इसमें गलती कुछ लोगों की भी है और कुछ हमारे जैसे जो काम करने वाले हैं उनकी भी है। हर कोई अपने जिंदगी में परेशान है, हर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज लोग ये भूल जाते हैं कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक है तो सॉल्यूशन भी स्पेसिफिक होना चाहिए। यूट्यूब से आप सॉल्यूशंस ढूंढें और फेसबुक से सॉल्यूशन ढूंढें और उसके बाद कहें कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, वास्तु काम नहीं करता, तो गलत है। हाँ, वो आजकल चला था ना, कॉन्वेलेक्सा। स्विचवर्ड है, स्विचवर्ड्स बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं। हाँ बिल्कुल काम करते हैं। इसमें हर कंट्री के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वैदिक स्विचवर्ड्स होते हैं। ठीक है, वैदिक स्विचवर्ड्स आए कहाँ से? वैदिक स्विचवर्ड्स हमारे ग्रंथ हैं उन्हीं में से निकाले गए हैं। जैसे एक पीछे बहुत फेमस हुआ था दम्भ। नहीं, वो नहीं याद। अच्छा, आपको किसी एक उन्होंने बताया था कि अगर पैसा चाहिए तो वो बस बोलते जाओ दम 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 दम। ठीक है, कुबेर जी का नाम है। ओके, ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो एक स्विच वर्ड बहुत फेमस हुआ था कि अत्री बोलना शुरू कर दें। ओके, ठीक है, अत्री एक गुरु रहे हैं। ठीक है, अत्री गुरु का आपको नाम पता होगा, अत्री एक गोत्र भी होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ग्रंथों से ही लिए गए। ओके, तो आप अब जो आपके फोक शायर्स हैं वो इटली के हैं। ठीक है, जो स्विच वर्ड्स हैं वो आपके यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। एनर्जी कोड्स होते हैं, जो कोड नंबर जो हम न्यूमरोलॉजी में यूज करते हैं, वो भी सब काम सब कुछ करता है। सब कुछ काम करता है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, कब करेगा, कितना करेगा, इट विल बी स्पेसिफिक। कि अगर मुझे बुखार है तो मुझे बुखार की दवाई खानी है, मुझे बुखार भी है, पेट भी देता, पता नहीं समझ नहीं आ रहा कुछ है तो सारी दवाइयां खा लो, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी टाइम टू टाइम बोलता है आपको 2 बजे 3 बजे दवाई लेनी है, 3 बजे इतनी लेनी है। हाँ, तो ये इट्स वर्क लाइक दैट। ये वैसे ही काम करता है जैसे एक डॉक्टर के पास आप बीमारी लेके जाते हो, आपके उसमें हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपके लाइफ के इश्यूज हैं जो हमारे पास लोग आते हैं। बिल्कुल, मतलब ये चीजें वर्कफुल है। हाँ बिल्कुल, जो वर्ड्स हम सुन रहे हैं इन दिनों, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी आपसे एंड में पूछेंगे कोई वर्ड्स बता के जाना। ठीक है, लक्ष्मी जी बरसे आसमान से। ठीक है, और हम क्लाइंट्स को लक्ष्मी जी बरसा सके। ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो लोग भी लक्ष्मी बरसाए अपने अपने घरों में, अपने अपने घर। ठीक है, बिल्कुल एंड में आप सोच के रखना। बिल्कुल बताओ। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने घर में बताया कि आप गए और आपने
एनर्जीज को चेक एनर्जीज आपने चेक करी और हम्म। आपको रास्ते से आप लोगों को इंट्यूशन या चीजें दिखती रहती है या महसूस होता रहता है कि क्या होने वाला है या कहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई क्लाइंट या ऐसा किसी के साथ आपने किया हो जिनका काम चल रहा था यूं, मतलब ऊपर नीचे और जब आपने चीजें रेक्टिफाई करी तो वो सीधा शू मतलब ऊपर काफी, मतलब ऐसा नहीं कि वो सीधा ही अंबानी अंदानी इतने लेवल पे पहुंच गए, मतलब वो 10 पे थे तो 100 पे पहुंच गए जितनी रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी लेटेस्ट बता देती हूँ अभी आपको। लेटेस्ट में लास्ट मंथ भोपाल थी 3 दिन के लिए। ओके। तो वहाँ पे एक फैक्ट्री थी जो बॉक्सेस बनाती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस। तो वो भी रेफरेंस से ही काम आया था मेरे पास किसी के थ्रू। तो हम लोग गए वहाँ, जाके देखा, बात करी उनसे। तो इसे कि काफी सालों से वो बिजनेस में है, बहुत अच्छा बिजनेस उनका रन कर रहा था। जब बिजनेस अच्छा रन करने लगता तो लोग सोचते हैं उसको एक्सपैंड करें। बिल्कुल, ठीक पॉइंट है। जब एक्सपैंड करने के लिए सोचा और साथ वाली जो फैक्ट्री जहां उनकी थी उसके साथ की कोई लैंड उन्होंने परचेज करी। जब उन्होंने लैंड परचेज करी तो बिजनेस बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने लैंड परचेज करी थी, लेकिन वो लैंड परचेज करते ही जो उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था, ऊपर नीचे नहीं था, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था उनका, और वो अचानक से बिजनेस डाउनफॉल की तरफ चला। ओके। विदिन 3 मंथ्स उनकी हालत ये हो गई कि जो ऑर्डर उनके पास, मतलब उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो ऑर्डर पूरे कर पाते, मतलब इतना काम था उनके पास। अचानक से ही जो ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए और नए ऑर्डर्स आने बंद हो गए। समझ नहीं आया क्या हुआ। तो जैसे कहते हैं ना रेफरेंस से आया, तो उनको किसी ने बोला कि यार आप ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने हमारे घर, मैंने उनका घर का काम किया था जिन्होंने रेफरेंस दिया उनको। तो जेड की मैम को बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लेते हैं, दिखा लेते हैं। अब वही बंदा जब परेशान होता है तो 10 जगह जाता है कि चलो ठीक है यार कर लेते हैं, और जब रेफरेंस से आता है तो बंदे को लगता है कि यार नहीं ये काम बंदा सही करेगा एक्चुअली। तो हम वहाँ पहुंचे, वहाँ देखा, बात करी उनसे, तो उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन करी। तो जब हमने उस लैंड को चेक किया तो पहले तो वहाँ नेगेटिविटी का ही इशू था उस लैंड में। उस लैंड में नेगेटिविटी का इशू था, वो हमने उसको रेक्टिफाई किया। उसके बाद जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी को रेक्टिफिकेशन किया। उसके बाद हमारा दूसरा काम होता है मैप बनाना। लेआउट रेडी करते हैं, लेआउट रेडी करके उसमें डायरेक्शंस हम ग्रिडिंग करते हैं। तो जब हमने उसकी ग्रिडिंग करी तो अब ऑफिस से पहले ऑफिस इतना था, अब ऑफिस इतना हो गया, तो जो डायरेक्शन यहाँ थी वो डायरेक्शन यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो गई। तो डायरेक्शन सारी शिफ्ट हो गई। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, उनका जो एंट्रेंस था वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग बहुत नेगेटिव जोन में चला गया था। तो जब नेगेटिव जोन में गया, दैट इज द जोन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट का जोन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का जोन होता है, वहां पर उनकी एंट्रेंस हुई। तो वहां पर एंट्रेंस हुई तो ऑब्वियस है बिजनेस जाना ही था, बचना ही नहीं था। तो उसके बाद फिर हमने वो सारी रेक्टिफिकेशंस वगैरह करी। और जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की कई रेमेडी यूज होती है। तो उसमें हमने एक रेमेडी और करी रेक्टिफिकेशन इन सब के साथ। एक हमने रेमेडी करी पीली सरसों की। तो पीली सरसों को एक मंत्र से अभिमंत्रित किया, और जो उनके जो स्टॉक डंप हो गया था उस स्टॉक को हमने एनर्जाइज किया, और विद इन 24 आवर्स उनको उस स्टॉक का सारा ऑर्डर आ गया और सारा स्टॉक उनका निकल गया। तो ये तो भी लेटेस्ट केस है मेरा भोपाल का, जो मैंने लास्ट मंथ काम किया उसका। मतलब वर्किंग है ये सब चीजें, रियल लाइफ इंपैक्ट होते हैं। बिल्कुल, वास्तु एक ऐसी चीज है जिसका आप इंपैक्ट विद इन 10 और 20 मिनट्स देख सकते हो। इतना मतलब इतना इफेक्टिव है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा जल्दी। एस्ट्रोलॉजी में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता, इसमें आपको तुरंत के तुरंत पता चलता है। उसके पीछे रीजन है। वास्तु है क्या? वास्तु एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पे आप अपना ऑफिस, आपका घर या कुछ भी आप काम करते हैं, वहां पे एक प्लेस आप कह सकते हो, उसके अंदर एक व्यक्ति, जो व्यक्ति विशेष है वो उस घर में रहता है या उस प्लेस पे रहता है। बिल्कुल, ठीक है। जो अभी ऐसे समझे कि जैसे हम बैठे हैं और आपको ऐसे पुश कर दिया जाए तो आप ऐसे करके आप रहोगे, ठीक है। तो आपके उस वास्तु पुरुष के जिस अंग पे जो प्रॉब्लम होगी या जहां पे कहीं कोई दिक्कत है, वो आप खुद बॉडी में फील करोगे। अच्छा, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारी बॉडी से भी रिलेटेड है एक्चुअली। जो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष मंडल एक्चुअली वास्तु पुरुष है। वास्तु पुरुष इज इसके पीछे की पता नहीं आपको स्टोरी मालूम है नहीं मालूम है, जो हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। उसमें यह है कि एक बार शिव जी का
युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में उनके पसीने से एक दानव पैदा हुआ। जब वो दानव पैदा हुआ और उसने क्या किया, देवताओं और दानवों को सबको खाना शुरू कर दिया। जब वो खाने लगा तो देवताओं को लगा कि दानवों की तरफ से ये व्यक्ति आया, दानवों को लगा कि ये तो देवताओं का है जो सबको खा रहा है। बाद में उनको समझ आया कि ना तो ये देवताओं की तरफ से ना ही दानवों की तरफ से, तो सबको खा रहा है। अच्छा, ये सबको खा रहा है। तो अब जैसे सब लोग हमारे उसमें, आपको पता, आप सुनते ही होगे, पढ़ते भी होगे कि जब कोई परेशानी आती है तो सारे देवता उठ के सीधा ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। तो सारे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी, आपने सारी सृष्टि बनाई है तो इसको भी आपने बनाया है, तो इसका अंत भी आप करो, ये तो हम सबको खा जाएगा, हम तो रह ही नहीं पाएंगे। तो ब्रह्मा जी बोले कि भाई मैंने इसकी सृष्टि, मैंने इसको नहीं बनाया, बेशक मैंने पूरी सृष्टि बनाई लेकिन इस दानव को मैंने नहीं बनाया। तो उसके बाद गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग मिलके गए शिव जी के पास। तो शिव जी ने बोला कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में तो ये है ही नहीं। अच्छा, मैं क्या करूं। तो फिर सब लोगों ने, ब्रह्मा जी और सब देवताओं ने डिसाइड किया कि क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करते हैं, देवता और दानव सबने मिलकर मीटिंग बैठाई और कि भाई अब क्या किया जाए, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, ये मर तो सकता नहीं है क्योंकि शिव जी का वो है, और शिव जी ने कह दिया था कि भाई मर तो सकता नहीं, इसको मार तो कोई सकता नहीं, तो कैसे किया जाए। अब कोई चीज जो सबको खा रहा है और उसको कोई मार नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना है। तो उन्होंने क्या किया, सबने डिसाइड किया कि इसको हम एक काम करते हैं, बांध देते हैं। ओके। तो अब बांधे कैसे, सामने जाओगे तो खा जाएगा। तो इन्होंने क्या ट्रिक लगाई कि पीछे से इसको धक्का देते हैं और इसको फिर हम लोग बांध देंगे, इसको बढ़ चढ़ के बांध देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सब देवताओं और दानवों ने मिलकर उसको पीछे से धक्का दिया और उसको गिरा दिया नीचे और सब उसके ऊपर चढ़कर बैठ गए। अच्छा। तो जब सब उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए तो वो भी बोला कि भैया मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को तो जन्म मिला है, तो मैं तो भूख लग रही है तो मैं तो कुछ तो खाऊंगा और जो मेरे सामने जो आएगा मैं वो सब खाऊंगा। तो ब्रह्मा जी को बोले भाई आपको कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे को ये वरदान देता हूँ, ये पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, ये पूरी सृष्टि तुम्हारी है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने रहने खाने की या किसी भी तरीके का निर्माण करेगा, अच्छा, उसके अंदर आपकी उपस्थिति अपने आप हो जाएगी। और अगर वो व्यक्ति उस स्थान को बनाता है और आपके निमित्त कुछ भी भोग अर्पण करता है तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, लेकिन अगर वो भोग आपको अर्पण नहीं करता है तो आप उसको खा सकते हो, उस प्रेमिसेस के अंदर आप कुछ भी खा सकते हो, आपको परमिशन है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि जब आपने कोई प्रेमिसेस बनाना शुरू किया तो आपने बहुत बार सुना होगा, हम शिलान्यास करते हैं। हाँ। शिलान्यास पूजा करते हैं। जब शिलान्यास पूजा होती है वो वास्तु पुरुष की पूजा होती है। ओके। जो उस प्लेस के अंदर अपने आप जब आप उसको बनाना शुरू करते हो, जब आप उसको नींव खोदना शुरू करते हो तो अपने आप ही उसके अंदर आ जाता है, ऐसे आप समझो। ओके। ठीक है, अगर आपने उसके प्रति उसके निमित्त पूजा पाठ करके उसको उसका भोग दे दिया, उसका खाना दे दिया, तो आपको क्यों परेशान करेगा। Try to understand like this. अगर कोई व्यक्ति आपके घर में है जो भूखा है, आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, खाना नहीं, उसकी कोई भी जरूरत पूरी नहीं करे, तो क्या करेगा। ऑब्वियस है, आपके घर में जो सामान रखा उसको ले लेके खाएगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, उसको अपनी भूख शांत करनी है ना। लेकिन अगर आपने उसकी भूख पहले शांत कर दी तो आपको खुश रखेगा। मतलब ये वही है ना जो हमारे घरों के बाहर वो जो काले रंग के लोग लगाते हैं, ये वही राक्षस की बात कर रहे हो ना। नहीं, वो राक्षस नहीं है, वो उसको मुखौटा बोलते हैं, नजर ना लगे उसके लिए लगाया जाता है। अच्छा, नहीं बट वो राक्षस का नाम तो वही होता है ना, वो जो राहु को भी खाने वाला होता है, जो राहु के पीछे भाग रहा होता है, ये वही वास्तु पुरुष वो नहीं है। ये वास्तु पुरुष अलग है और ये जो आप राहु के पीछे जो राक्षस भाग रहा था वो अलग है। दोनों अलग चीज है। राहु एक्चुअली क्या, जो हमारा जो मेन एंट्रेंस होता है, ठीक है, लोग उसको राहु इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों की नजर ना लगे हमारे घर पर, इसलिए उसको लगाया जाता है। वो इसलिए मतलब तो वास्तु पुरुष जब आप किसी भी घर में या किसी भी ऑफिस में, किसी भी प्रेमिसेस में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, वहां पे सबसे पहले वास्तु पुरुष एक्टिव होते हैं, उसके ऊपर फिर ब्रह्मा और बाकी 45 देवता और दानव सब होते हैं। तो इस पूरे मतलब किसी भी प्रेमिसेस में 45 देवी देवता विराजमान होते हैं, जो उस राक्षस के ऊपर या वास्तु पुरुष के ऊपर बैठे हैं। तो मतलब बेसिकली जैसे मतलब ये पूजा हमें करनी होती है जब हाँ, ये करनी चाहिए होती है। ये कब कब करनी जाती है ये बताती हूँ आपको। जैसे शिलान्यास हमने कोई भी जमीन ली तब सबसे पहले तब की जाती है। फिर जब नींव खोदते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके अंदर सारे देवता एक्टिव होते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ 4 हैं,
विवस्वान, हम्म, आपका मित्र देवता है, बुधर देवता है, आर्यमा देवता, ये 4 देवता एक्टिव होते हैं। उसके Okay. बाद फिर बाकी के और देवी देवता इस तरीके से सारे एक्टिव हो जाते हैं ओके जब तक आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। तो सबसे पहली पूजा होती है शिलान्यास के समय। अब आपका सवाल कि लोग कहते हैं कि भी आजकल तो जमीन से घर बनते नहीं है, बहुत कम बनते हैं, फ्लैट्स पॉइंट हैं। है। तो जब आप फ्लैट परचेज करते हो तो सबसे हम्म, पहले आपके घर में वास्तु पूजा ही करी जाती है, अच्छा जिसको हम गृह प्रवेश की पूजा कहते हैं। हाँ हाँ तो बिल्कुल। गृह प्रवेश की जो पूजा होती है तो उसमें हम्म, वास्तु पूजा मैंडेटरी होती है। मेन Okay. वास्तु पूजा ही होती है। इसमें भी आजकल बहुत शॉर्टकट हो गए, लेकिन मेन वास्तु बिल्कुल। पूजा जरूर होती है। जब आप कभी घर बंद कर जाते हो, अगर मान लो आपको 1.5 मंथ 1 मंथ के लिए, मतलब अगर मोर देन 15 डेज से आपका घर बंद है, तो वापस आने के बाद आपको वास्तु पूजा करनी चाहिए अपने घर की। आपके घर में कोई डेथ हो जाए उसके बाद करनी चाहिए, या कोई Okay. जैसे बेबी होता है तो सूतक लगते हैं, हाँ 1.25 बिल्कुल। महीने का लगता है, तो उसके बाद भी वास्तु पूजा होनी चाहिए। ओके तो और अगर कुछ नहीं है, नॉर्मल भी है, तो आपको साल में 1 या 2 बार वास्तु पूजा करानी चाहिए। ओके तो जनरली क्या होता है कि जब पंडित किसी के घर में भी कोई भी पूजा होता है तो उसमें वास्तु पूजा करा ही देते हैं। पूरी प्रॉपर नहीं होती, लेकिन उनके मंत्र क्या बोल के उनके नाम का भोग निकाल दिया जाता है, ओके तो वो हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। प्रॉपर तरीके से करो तो अच्छी बात होती ओके मतलब एक सिस्टमाइज प्रोसीजर के हिसाब से करे है। हाँ, तो ज्यादा बेस्ट है तो ज्यादा रादर best है। देन द शॉर्टकट्स। हाँ, तो क्योंकि वो भी वास्तु पुरुष भी तो इंसान ही है ना हमारी तरह। तो अगर हमारे शोल्डर में पेन है मान लो, तो आप ये चेक करो कि वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंग आपके घर का शोल्डर का उसका शोल्डर कहाँ आ रहा है, ठीक है। उसका शोल्डर जिस जगह होगा, अगर वहां पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई हैवी सामान रखा है या कोई आपने ऐसा नेगेटिव वहां पे प्रोसेस प्रॉपर्टी चल रही है, तो आपका शोल्डर में प्रॉब्लम होगी। ओके तो इट्स कनेक्टेड विद हेल्थ आल्सो। ये ओके सो मतलब जैसे अब आजकल जैसे आपने बताया कि वास्तु पूजा और ये सब हमें करानी चाहिए। अब जैसे हमारी जनरेशन है जेंजी है, जो जेंजी अल्फा आने वाले हैं, ठीक है, तो नए नए नाम तो हमने निकाल दिए, तो हम लोग भी मतलब काफी इंस्टाग्राम पे देखते रहते हैं ये सब चीजें ये आती है। तो अगर मतलब जैसे किसी को विश्वास ना हो और वो बोले कि नहीं मैं तो नहीं करवाऊंगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब व्हाई दे शुड डू और व्हाई दे शुडंट ट्रस्ट की मतलब। जेनजी की बात कर रहे हो, जेनजी बहुत बिलीव करता है। अच्छा मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो जेनजी हैं। अच्छा क्योंकि बट वो क्या, वो अलग तरीके से बात करते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स, वो इन चीजों को ऑर्थोडॉक्स मानते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन यू कनेक्टेड इट विद न्यूमरोलॉजी, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, क्रिस्टल्स, तो वो कहते हैं नहीं ये चीज नहीं है, ये इस पे बिलीव करते हैं। ओके वो इस पे बिलीव करते हैं, ठीक है। जो नया ट्रेंड आ रहा है, हाँ, जो नया ट्रेंड आ रहा है वो उस पे बिलीव करता है, तो हमें उनको उसी तरीके से मोल्ड करना होता है। ओके ये बहुत ही पुरानी एंशिएंट साइंस है, और ये आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है। 18 ऋषि मुनियों ने इस पे रिसर्च करी है, ठीक है। और हर ने सबने अलग अलग ग्रंथ भी लिखे हैं। बिल्कुल कम से कम 3000 ग्रंथ इससे रिलेटेड हैं, वास्तु से और आर्किटेक्चर से। Okay. लोग क्या सोचते हैं कि वास्तु और आर्किटेक्चर अलग है, नहीं, वास्तु आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ठीक है। एक होता है आयादी वास्तु। Okay. वास्तु के भी कई फॉर्म्स हैं, बिल्कुल। आयादी वास्तु जो है उसमें जब प्लॉट बनता है तब से मेजरमेंट से मतलब आयादी वास्तु ऐसे समझो कि मेजरमेंट मैथमेटिकल वास्तु है, तो उसमें सारी चीजें मेजरमेंट करके एंगल्स और ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो अगर आप किसी जेनजी को बोलोगे कि मैथमेटिकल वास्तु है, वो बिल्कुल बिलीव करेगा। और आप उसको कहोगे नहीं अरे वास्तु शास्त्र और ऐसे राक्षस और दानव की कहानी सुनाओगे, वो बिलीव नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि आजकल के बच्चे लॉजिकल हैं। हाँ, मॉडर्न वे, मॉडर्न तरीका। एग्जैक्टली, उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जैसे जिस समय नंबर्स जैसे हम बात करते हैं, नंबर्स बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। ओके। अभी ये जो जेनजी है या जेनेक्स है, ये अल्फा और ये सब चीजें चल रही है, 2000 ईयर्स से चल रही है, उससे पहले कभी नहीं हुई थी। बिल्कुल, ठीक है, उससे पहले तो नहीं थी ना ये चीजें। 2000 ईयर का में जो जब से स्टार्ट हुआ, उसमें चंद्रमा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाँ, जो 2 नंबर है दैट इज बिलोंग्स टू चंद्रमा एंड न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल। अभी चंद्रमा का काम क्या है? सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, मूड स्विंग्स। तो आज की जनरेशन में आप ये चीजें बहुत देखोगे। ओके, ठीक है। 1 सेकंड में वो हवा में होते हैं, 1 सेकंड में वो नीचे आ जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तो अपने अंदर घुस जाते हैं। अच्छा, इस तरीके का नेचर है बच्चों का, ठीक है। अपने खुद के लिए स्टैंड लेने इतना इजी नहीं होता उनके लिए। कंफ्यूजन की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो चंद्रमा का काम क्या है? रोज बढ़ना,
फिर 15 दिन रोज घटना, हाँ तो स्टेबिलिटी नहीं है ना। तो ऐसे ही इन लोगों के मूड स्विंग्स में भी है। तो ये लोग क्रिएटिविटी को अपने साथ लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचो कि इनको बोलो कि जी एंसेस्ट्रल है ये चीज, तो उनको डायरेक्टली बोलोगे तो नहीं मानते उस चीज को। कहते हैं क्या पूजा पाठ क्यों करना है, अगर हम सूरज को यहाँ जल चढ़ाना है तो उसका कौन सा पहुंच रहा है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ चंद्रमा को जल दे रहे हैं, उसका कौन सा पहुंच रहा है। ये क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो उनको फिर साइंटिफिकली समझाया जाता है कि भैया इसके पीछे ये रीजन, ये मोटिव है। अभी सूरज को जल चढ़ाते हैं, ठीक है, कभी भी चढ़ा देते हैं, कभी भी नहीं चढ़ाना होता, बिल्कुल ठीक है। सूरज की रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, आपको पता है, इंफ्रा सब पता है, ठीक है। अभी मैं बोलूं कि जी सूरज को सुबह जल चढ़ाओ, या हम क्यों चढ़ाएं, नहीं पहुंच रहा उसके पास। अच्छा। अगर मैं उसको ये कहूँ और मैं उसको इस तरीके से समझाऊं कि देखो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, जो हम उसको प्रिज्म पढ़ाया आप लोगों ने, हाँ। बच्चे प्रिज्म पढ़ा, प्रिज्म में क्या होता है, जब लाइट आती है तो जब प्रिज्म से क्रॉस करते हो तो लाइट सारी फैल जाती है, बिल्कुल ठीक है। जब आप जल चढ़ाते हो तो जो पानी है, पानी के बीच में से जो उसकी रेज रिफ्लेक्ट होकर आपकी पूरी बॉडी को, जो 7 चक्रास होते हैं हमारे, उन 7 चक्रास को लाइन कर देती है। ओके, ठीक है, मतलब लॉजिक अभी है ये लॉजिक है, और ये साइंटिफिक लॉजिक प्रूवन है, हाँ, मेरे कहने से नहीं है, साइंटिफिक लॉजिक है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं यूरोप में, रिसर्च बहुत जगह रिसर्च पेपर सारे आते रहते हैं, देख सकते हो, गूगल से पढ़े होंगे। जब मैं उनको ये बात कहती हूँ तो उनकी बात बिल्कुल क्लिक हो जाती है कि नहीं यार मैम आप सही बोल रहे हो। मतलब जेन जी वालों को गूगल पे जो दिखा दोगे वो यकीन कर लेंगे, दे आर द गूगल चाइल्ड्स एक्चुअली। तो नहीं, इसमें गूगल से दिखाने वाली बात है, इट्स फैक्ट। आप प्रिज्म सब लोग स्कूल में पढ़ते हैं, 6th-7th क्लास में प्रिज्म का चैप्टर है, साइंस में है। तो जब मैंने उनको ये बात लॉजिक से बोलती हूँ तो वो उसको मानते हैं और उसको फिर वो करते भी हैं, क्योंकि सुबह के जो 2 घंटे होते हैं, जब सूरज निकलता है उगता है, तब से लेकर 2 घंटे तक की जो उसकी रेज होती है वो अलग होती है, और उसके बाद की रेज का अलग हो जाती है। okay. उसका जो आपका कंपोजिशन है, जो कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, गैसेस के कंपोजिशंस, ठीक है। अभी इतना ये कोई उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पॉडकास्ट होता तो शायद मैं एक्सप्लेन करती, बट यहाँ तो हमारा वास्तु से रिलेटेड है, तो हम तो इस तरीके से आजकल जनजी इस तरीके से बात करते हैं। okay. उनके साथ ऐसे काम करना पड़ता है। पहले के लोग होते थे, आए पूछा चले गए, जनजी के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके लेवल पे उतरना पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट। या हाय मैम, यू मैम, यस यू उनके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें करनी पड़ती है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत आते होंगे आपके पास आजकल, आज की डेट में तो ये क्वेश्चन बहुत आते होंगे। हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, मैम मेरा दिल टूट रहा है, तो आपको क्या पहला रिएक्शन क्या होता है आपका उस पे? क्या ये क्या बच्चे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी तो उम्र ही नहीं है। नहीं, देखो मैंने कहा ना कि हमें उनके लेवल पे उतरना पड़ता है। तो अगर आजकल तो 6th-7th क्लास में रिलेशनशिप में आ जाता है, बड़े नए नए वर्ड्स हैं, कमिटेड हैं, सिचुएशनलशिप है, और ऐसे पता ही नहीं होता ये ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं। तो मैं कई बार मुझे भी लगता है यार ये क्या बोला इसने, तो मैं उस समय तो नहीं एक्सप्रेस करती, लेकिन मैं अपने बेटे से बेटी से पूछती हूँ। माय डॉटर इज 22 इयर्स ओल्ड और मेरा सन 19 इयर्स का है, तो उनको तो पता ही है, तो ये क्या है। तो जैसे आजकल एक बूमर, अच्छा बूमर कौन होते हैं, मेरे को भी नहीं पता। ओल्ड एज पीपल, अच्छा मतलब +70+ जो लोग होते हैं उनको बूमर कहा जाता है, मतलब काफी वो हो गए दादा दादी। हाँ, दादा दादी जो होता है वो दे कॉल्ड देम बूमर्स। अच्छा, हाँ, तो नई नई चीजें आती रहती हैं, तो मेरे को ये फायदा रहता है कि हाँ मेरे बच्चे भी उसी एज के हैं, तो मुझे दिक्कत कम आती है थोड़ी सी, क्योंकि उनको भी हैंडल करना होता है, तो वो भी ठीक है। बट वो क्वेश्चन का आंसर होता है कि जब आपके ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ दिक्कत चल रही है, मैं क्लास भी बताएगा वो आपको, ठीक है। आपको ऐसे कभी कोऑर्डिनेट तो आया होगा इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू, या वैसे कभी रेफरल में किसी बच्चे ने पूछा हो पेरेंट्स से अलग जाके, हाँ, मेरे को ये क्वेश्चन बताना, और फिर आप हंस रहे हो वो देख के? नहीं, हंसते नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये आने वाले समय में और बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, बिकॉज वी नो अबाउट इट। तो आज से जो 19th सेंचुरी के जो लोग हैं उनसे जब ये बात कर दी जाती थी तो वो चिढ़ जाते थे, कहते थे तुम्हारे एथिक्स नहीं है, और अभी ये सब चीजें नहीं, अब ये चीजें नहीं है, हमने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती, और आप उस चीज को, उसकी प्रॉब्लम है, तो उसका माइंडसेट है कि उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के जा रही है, वो इनसिक्योर हो रहा है,
अच्छा तो यहाँ पे मेरा काम उसको गाइड करना है, ना कि जज करना। ओके, हाँ ये पॉइंट ठीक आपने है, बिल्कुल तो सही मैं जज अगर मैं करूंगी तो मैं हम्म। किसी के साथ काम ही नहीं कर पाऊंगी ना। बिल्कुल तो मेरे साथ, मेरे सामने जो व्यक्ति आ रहा है, चाहे हम्म। वो 10 साल का बच्चा हो, हम्म चाहे वो 60 साल के अंकल जी हो, ठीक है, मेरे सामने जो आ रहा है व्यक्ति, मेरा काम है उसको सही गाइडेंस देना, ताकि वो अपनी उस सिचुएशन से निकल सके। तो वो होता है। ओके, आपके कोई ऐसा कोई केस है जिसमें 60 साल के अंकल जी ने पूछा मैम मेरी हाँ। एक और गर्लफ्रेंड के साथ बात चल रही है, एक मेरी घरवाली कई केसेस आते हैं, कई अच्छा। केसेस आते हैं ऐसे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कई हाँ। केसेस आते हैं, फीमेल्स के भी आते हैं, मेल्स के भी आते हैं। पर ये केसेस तो बढ़ते जा रहे होंगे अब डे बाय डे, मतलब यही चीजें सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है हमारी। नहीं, सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, कई जगहों पे एक्सेप्ट कर लिया, कई जगहों पे नहीं एक्सेप्ट किया। लेवन अपने यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, उसके पीछे रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि पहले एक होता था कि घर से आपको इस तरीके का माहौल मिलता था, गर्ल्स को भी और बॉयज को भी, कि भैया आपने जिसके साथ एक बार शादी कर ली, आप यू आर विद देम फॉर अ 7 जन्मास, ठीक है। अभी वो चीज कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, अभी कॉन्सेप्ट ये है कि आज देखो 7 जन्म किसने देखे, अच्छा। ठीक है, 7 जन्म हम किसने देखे बिल्कुल। हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आज भी हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके क्यों रहे? बिकॉज कि एक समय था जब आज भी हम नवरात्रों की पूजा करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, बिल्कुल। कई सारे ऐसे घर मैंने देखे हैं जहाँ पे नवरात्रों में कन्याओं की पूजा तो हो रही है, लक्ष्मी माता की पूजा हो रही है दिवाली पे, लेकिन घर पे ही अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ठीक है। तो जब एक बच्चा या एक लड़की या एक लड़का बचपन में अपने घर में वो चीजें देखता है, तो जब वो बड़ा होता है तो उसका माइंड सेट रहता है कि यार ये चीज तो मुझे नहीं पसंद है और मुझे चाहिए नहीं। बीइंग अ फीमेल, उसके अंदर एक नेचर डेवलप होता है कि यार मेरे को ये अपनी जिंदगी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मदर इंडिपेंडेंट नहीं होती थी पहले, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू किया कि भैया आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। जब वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हुई तो हाथ में पैसा आया, तो उन्होंने एक चीज सीखी कि मेरे को अपनी माँ की तरह पिटना नहीं है, ठीक है। लड़के के अंदर क्या चीज जनरेट हुई? मारना पीटना तो नॉर्मल है, मेरी माँ भी तो बर्दाश्त करती थी, तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? तो जो माइंड सेट बच्चा जो बचपन से देखता है, सीखता है, वो बहुत बदल गया है। इसीलिए ये नेचर जनरेट हुई कि भैया 7 जन्म किसने देखे, पहले तो यही जन्म देख लो। अभी एक एक ऐसी बात ही किसी से, एक लड़का था, वो शादी नहीं कर रहा था, उसके पेरेंट्स, मदर ने मेरे को बोला, कहते आप बात करो, आपकी बात मानता है, अच्छा। आपकी सारी बातें मानता है, उससे बात करो कि वो शादी कर ले, हमने लड़की देखी है सब। अच्छा। मैंने उसको कोई गर्लफ्रेंड वगैरह होगी? कहते नहीं, कुछ नहीं है, सब पूछ लिया, कहता नहीं मुझे शादी करनी ही नहीं है। अच्छा। तो आप एक बार बात करो। मैंने कहा चल ठीक है भाई, भेज देना, बात करते हैं। तो बात करी, इज अ IT प्रोफेशनल, ओके, तो 29 इयर्स ओल्ड गाय। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या हो गया, क्यों नहीं कर रहा शादी? कह रहा मैम एक बात बताओ, एक जवाब दो। मैंने कहा बोल। कहते क्या मैं, पहले तो उसने बोला, कहते मैं शांति से रहता हूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा? मैंने ये किसने कहा कि तू शांति से, शादी के बाद शांति से नहीं रह सकता? तो उसे एक ऐसा जवाब दिया ना, मेरा मुंह बंद हो गया। अच्छा। कहते एक कप चाय पीने के लिए, एक कप चाय, एक कप दूध के लिए मैं अपने घर में क्या मदर डेयरी का पूरा वो ले लूं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लूं, या पूरी दुकान खोल लूं? मैंने कहा मतलब? कह रहा मुझे एक कप चाय पीनी है, तो उसके लिए कितना दूध चाहिए? इतना सा। और आप मुझे कह रहे हो कि पूरी बाल्टी भर के दूध लाके घर पे रख ले। अच्छा। मैं क्यों रखूं, मुझे क्या जरूरत है? तो पहले मेरे को काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोला उन्होंने, आंसर आपको। मैं सीरियसली आई वाज जिप्ड कि यार मैं इसको क्या बोलूं। हाँ, बिल्कुल। बात तो उसकी लॉजिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, एग्जांपल ठीक है, वो गलत जगह सेट कर रहा है, बट बात तो उसकी सही है। पहले शादी इसलिए करी जाती थी क्योंकि आपका एक सोशल कमिटमेंट होता था पेरेंट्स के ऊपर, एक सोशल कमिटमेंट होता था, चीजें इतनी ओपन नहीं थी, तो इसलिए शादी जरूरी थी। आज आप लिव इन में रह रहे हो किसी के साथ, तो शादी करने की जरूरत क्या है? जब हम लिव इन में रह सकते हैं, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाउंड्री, तो क्यों सिर्फ जिम्मेदारियां मोल लेंगे? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से भाग रहे। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे। तो इस तरीके के केसेस आते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं, आम बात है, मिनटों जिंदगी। 7th क्लास का हम ऐसे लेफ्ट में आते रहते बच्चों को देखती हूँ, एक 7th क्लास का लड़का था, 7th क्लास में ही है वो लड़का, हमारी बिल्डिंग में ही रहता है।
तो वो सामने एक लड़के, साथ में बच्चे और जाते रहते हैं, तो उसको वो कहता तो आजकल मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है, मुझसे बात क्यों नहीं करती है। अच्छा। ओके, ठीक है, 7th क्लास का बच्चा और ऐसी बात कर रहा है, ठीक है, बढ़िया, गुड। तो अब कहाँ देखते हो, मतलब जनरेशन कहाँ ऊपर की तरफ जा रही है हम लोग, मतलब कुछ चीजों में जनरेशन बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मतलब इनका माइंड प्रोसेस इतना इतना तेज है, इनका दिमाग बहुत तेज है, जो हम लोगों के जमाने में नहीं हुआ करता था। अगर हम 90s की बात करें तो हम लोग प्रैक्टिकल हुआ करते थे, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच होती थी, हम विल पावर स्ट्रांग होती थी। बट आजकल की जनरेशन का माइंड बहुत शार्प है, विल पावर नहीं है इनमें, लेकिन इनका माइंड बहुत शार्प है, बहुत शार्प। ओके, तो कुछ चीजों में तो हमसे फार 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 बेटर है। हाँ, कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे ही फॉर श्योर है, Obviously. वो तो हर जगह ही केस चलता है, जैसे Yes. आपने बताया, तो लाइन सीमित नहीं रहनी चाहिए, हाँ, ऊपर नीचे होती चलती रहनी रहनी चाहिए। चाहिए, obviously. वो तो पॉइंट है। अब जैसे हमने मतलब काफी मतलब इंसाइटफुल बातें हुई, मजा आ गया। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे को, जैसे अब आजकल हम लोग नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो सारा काफी देखते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ. तो हमारे बेडरूम में पॉपकॉर्न और टीवी चलता रहे या शांत बेडरूम, मतलब ये इम्पैक्ट करेगा हमें हमारी लाइफ में या हमारे सिचुएशन में? अगर सीरियस आंसर दूं तो बाद में दूंगी। पॉपकॉर्न के साथ टीवी देखने में क्या बुराई है भाई? नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खा लेना चाहिए और देख भी लेना चाहिए। बिल्कुल। अब वैसे वास्तु के हिसाब से मतलब हाँ इम्पैक्ट रहेगा, या वो हाँ, टीवी का होना नहीं चाहिए हमारे बेडरूम्स में? टीवी क्या है, टीवी में आप क्या देखते हो? हर चीज, ऐसी चीज जो असल में नहीं है, क्रिएट करी गई है, बिल्कुल, ठीक है, फॉर द एंटरटेनमेंट और किसी भी पर्पस से क्रिएट करी गई, जनरली वही चीजें टीवी में दिखाई देती है। बिल्कुल। एक प्लैनेट है राहुदेव, उनका काम क्या है? इल्यूजन क्रिएट करना। तो टीवी में जो हम देखते हैं दैट इज इल्यूजन एक्चुअली, ठीक है, इल्यूजन कह सकते हो या बनावटी दुनिया, ठीक है। राहु का काम भी है बनावटी ऐसी चीजें दिखाना जो नहीं है, ठीक है, धुआं हम जिसको कहते हैं, तो वो चीजें जो दिखती नहीं है, असल में है नहीं लेकिन दिखती हैं, तो राहु का काम भी वही है और टीवी का काम भी वही है। बिल्कुल। जब राहु देव घर के आपके बेडरूम में पहुंच जाते हैं, तो बेडरूम में हम किस लिए जाते हैं? अगर शांति से रेस्ट करने के लिए, अगर कपल्स हैं तो उनके बीच में इंटीमेसी रहे, ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई कर पाए, अपना रिलैक्स कर पाए, अपनी लाइफ 8 घंटे 7 घंटे अपना रिलैक्स। बिल्कुल। जब भी राहु देव की एंट्री हो जाती है तो इन सच आपको दिखता तो है सब कुछ हो रहा है, लेकिन होता कुछ नहीं है। अगर कपल है, रूम में रहेंगे, टीवी देख रहे होंगे, ठीक है, जब आंखें बंद होने लगेंगी तो टीवी बंद करते हैं, तो आपकी इंटीमेसी कहाँ गई? ठीक है, और कपल के बीच में इंटीमेसी नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं, अंडरस्टूड है। ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ है, आप सिर्फ टीवी की बात क्यों करते हैं, आप मोबाइल की भी बात करो, ठीक है, गैजेट्स की बात करो, लैपटॉप की बात करो, किसी भी तरीके का गैजेट जब आप अपने रूम में जाते हो तो उसको कम से कम सोने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा उसको बंद कर देना चाहिए, सो दैट आपके ब्रेन को भी दिमाग में थोड़ी शांति मिले, क्योंकि इसकी जो रेज होती है, ठीक है, रेज भी तो नुकसान करती है। बिल्कुल। तो बहुत इम्पैक्ट आता है। मेरा सजेशन ये है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, जो ग्लास होता है, ग्लास के ऊपर जो आपकी शेडो आती है वो नहीं आनी चाहिए। जब आपकी शेडो आती है तो जब आप सोते हो तो आपकी जो सोल है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, ठीक है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी से बाहर हमारी सोल निकल जाती है बहुत बार, तो उसको लगता है कि यार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं ये हूँ या मैं ये हूँ जो शीशे में दिख रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप बेडरूम में टीवी या बेड के सामने बिल्कुल शीशा नहीं होना चाहिए। तो ये तो वास्तु वाला आंसर है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि इंटीमेसी वगैरह इन सब चीजों को डिस्टर्ब करता है, वो साइंटिफिक आंसर है आपका। ओके, तो मतलब ये सब चीजें मैटर करती है, हमें छोटी-छोटी चीजें, बारीकियां हमारी मैटर कर रही है हमारी लाइफ में, हमें पर्सनल लेवल पे, वास्तु के लेवल पे भी। तो पॉपकॉर्न खा लेना चाहिए बट टीवी अंदर नहीं लगाना चाहिए। टीवी अंदर नहीं लगाना चाहिए। पॉपकॉर्न खाने के लिए ड्राइंग रूम है, हां ड्राइंग रूम में हम लोग आराम से, लिविंग रूम में आराम से बैठ के टीवी देखो, खाओ पियो आराम से। जब रूम में जाते हो तो जिस थॉट प्रोसेस से जा रहे हो उस थॉट प्रोसेस से जाओ। अभी बात कर रहे थे, अभी आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की हमने बात करी। आजकल रिलेशनशिप क्यों नहीं टिक रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो इंटीमेसी खत्म हो गई है, वो एक दूसरे के प्रति जो समर्पण का भाव होता है वो खत्म हो गया है। तो खत्म कैसे हुआ है? क्योंकि वो जो टाइम आपके साथ बीच में होता था वो आप अपने फोन में दे रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे दे रहे हो।
तो मेरा सजेशन ये है कि बेडरूम में कोई भी गैजेट नहीं जाना चाहिए। ओके, सिर्फ आप, आपका दिमाग। यस, आप, आपका दिमाग और आपका पार्टनर। अच्छा, बस। जिनके पार्टनर नहीं है वो जिनके किताब, पार्टनर वो अपना कॉपी दिमाग, पेन, कॉपी पेन। हाँ, स्कूल का काम लेके जाए। स्कूल का काम नहीं, आपने पूरे दिन में जो किया, ठीक है, अच्छा या बुरा, उसका क्या रिजल्ट आया, वो थॉट प्रोसेस आपका कब आएगा? जब आप थोड़ी देर अपने दिमाग को शांति दोगे, तो आपको समझ आएगा कि आपने पूरे दिन में जो भी काम किए उसका क्या आउटकम निकल के आया। जब आपने देखा कि यार मैंने ये काम किया, इसका आउटकम पॉजिटिव आया, जब आप थॉट प्रोसेस में रहते हो तो आपको समझ आता है यार ये जितना आया इससे ज्यादा मैं करता तो और ज्यादा आता। विजुअलाइज करते हो ना चीजों को, एनालाइज करते हो। बिल्कुल, ठीक है, जब आपका दिमाग शांति नहीं होता आप एनालाइज कैसे करोगे? पॉइंट है ना। तो इसीलिए जिस समय आप सोने लगते हो और उस समय जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो उस समय आप सोचते हो, जिस समय आप थोड़ी नींद में होते हो, उस समय आपके थॉट प्रोसेस में जो भी चीजें चल रही है तो वही मैनिफेस्ट होती है। बिल्कुल। आपने बहुत बार देखा होगा कोई बहुत ही ज्यादा हॉरर मूवी देख के सो, ठीक है, या कोई ऐसा सिक्रेटिव प्रोग्राम देख के सो, तो आपको सपने में वही चीजें दिखाई देती है ना। तो क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस चीजों को, और कॉन्शियस माइंड उस चीजों को प्रोसेस करता है। कॉन्शियस माइंड आपका देख रहा है, जब आप सो गए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काम करना शुरू करता है। वो जो आपने देखा, कॉन्शियस ने जो पकड़ा, सबकॉन्शियस उसको प्रोसेस करके अपने हार्ड डिस्क में सेव करता है। बिल्कुल, ठीक है। जो सबकॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी है वो हमारे पता नहीं कितने जन्मों की उसमें सेव्ड है। वो कैसे सेव्ड होती है? ऐसे ही सेव्ड होती है। तो उस समय आप कुछ अच्छी चीजें देख के सोओगे तो आपकी अच्छी चीजें सेव्ड होंगी, जो आगे चल के आपको काम भी आएंगी। ओके, तो मतलब जैसे आपने बताया, तो हमारा मतलब एक पीसफुल बंदा, हाँ, या वास्तु परफेक्ट हाउस, क्या मतलब वास्तु परफेक्ट हाउस बंदे को शांति देगी, या शांत दिमाग भी अगर वास्तु ठीक नहीं है तो भी वो शांत रहेगा? वास्तु परफेक्ट घर ही आपको शांत दिमाग दे सकता है। अच्छा, मतलब वो अगर इंसान शांत होगा तो मतलब उसका वास्तु सब ठीक होगा, तभी वो शांत है। हाँ, तभी वो शांत है। ओके, क्योंकि वास्तु परफेक्ट घर ही आपको शांत दिमाग दे सकता है। बात बिल्कुल 100% प्रूवन है। हमारी पूरी बॉडी है, हमारा कान की जगह कान है, दिमाग की जगह दिमाग है, हाथों की जगह हाथ है। अगर हम इसको इधर उधर रख दें, ठीक है, बिल्कुल, तो क्या हमारी बॉडी अलाइन होकर काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। That's like that only। कि अगर आपके घर का वास्तु, जहाँ पे जो चीज रखी हुई है, जो चीज जहाँ रखने के लिए बनाई गई है, वो चीज वहां रखी है तो सही से काम करेगी। अगर वो वहां नहीं है तो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। वास्तु क्या है? वाइब्रेशंस है। ठीक है, इस जगह का जो ऑरा है, ठीक है, दैट इज वास्तु। अगर वो वाइब्रेशंस ही डिस्टर्ब हैं तो आप कैसे सो पाओगे? जियोपैथी स्ट्रेस है अगर आपकी प्रीमिसेस में, तो वो आपको सोने ही नहीं देगा, क्योंकि नीचे से, जमीन के नीचे से ऐसी वाइब्रेशंस ऊपर आ रही हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। तो आप कैसे दिमाग शांत रख सकते हो? रख ही नहीं सकते। एक एक्सपीरियंस, मतलब एक कल का ही अगर दिक्कत ना हो तो वाकया शेयर करूं। मेरी बेटी, जैसे मैंने बताया, तो अभी वो हॉस्टल जा रही है इस सेमेस्टर के लिए। तो उसने, कॉलेज में तो रूम शेयर होते हैं, तो उसने अपनी जो रूम पार्टनर थी उससे बात करी, उसको बोला कि यार तू मेरे को ये वाली साइड का बेड दे दे और तू उस तरफ का ले ले। तो शी डिनाइड मेरी डॉटर को कि नहीं दे सकते, क्योंकि हमें ना अलॉट किए जाते हैं, और जो अलॉटमेंट होती है आप अपना बेड नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि अदरवाइज कोई स्टिकर वगैरह कुछ आपने वॉल पे लगाया तो फिर वो फाइन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चाहे बेशक मैंने लगाया लेकिन फाइन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप उस बेड पे सो रहे हो। बिल्कुल, उसे मना कर दिया। तो मेरी डॉटर सेड की मम्मा ऐसा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तो अपना देख ले, चल रहे तो शी वेंट टू कॉलेज। उसने अपना रूम सारा सेट वेट करके डायरेक्शंस वगैरह अपनी बेड की सारी चेंज कर दी, मुझसे पूछे बिना, मुझसे बात नहीं करी, बट उसने चेंज कर दिया। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। रात को घर आई, बात हुई, उसने दिखाया कि मम्मा ऐसे कर दिया। मैंने कहा चलो वेरी गुड। उसके बाद उसकी जो रूममेट है उसका फोन आया। ये तो शाम को बस से वापस आ गई हॉस्टल से, रात को भी फर्स्ट को शिफ्ट होगी, अभी सिर्फ सामान अपना उसने सेट किया रूम में जाके। तो उसका फोन आया, कहती मम्मी उसका फोन आया, वो ही कह रही है कि यार तू अपना बेड एक्सचेंज कर सकती है। मैंने कहा फिर? कहती मैंने उसको कह दिया। मैंने कहा नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया और ऐसा ऐसा, और उन्होंने अपने हिसाब से सारा सेट कराया, मैं नहीं चेंज कर सकती। तो मैंने कहा क्यों चेंज क्यों करना उसको? तो शी सेड कि मम्मा वो यही बोल रही थी कि जब मैं बेड पे बैठी ना तो मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेसिव फील हो रहा था और मुझे बहुत रोना आ रहा था, और मैं उठ के फिर तेरे बेड पे चली गई तो मुझे ठीक लगने लगा, इसलिए मुझे तू अपना बेड दे दे। अच्छा,
अपने बेड वाली स्पेस देते हैं। हम्म तो माय डॉटर इज सो स्वीट, और उसके अंदर वो चालाकियां नहीं है जो आज की जनरेशन में है। शी इज वेरी अडोरेबल और सबको हमेशा हेल्प करने को तैयार रहती है। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? तो कहता मम्मी मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया और बाकी मैंने उसको कहा, मैंने कहा कल कॉलेज आएंगे तब बात करेंगे। तो मैंने कल तो उससे कुछ नहीं कहा, आज मैंने बोला सुबह मॉर्निंग में जब वो कॉलेज जाती है, मैंने कहा बेटा उसने आपको क्या जवाब दिया था जो आपने शिफ्ट करने के लिए बोला था? कहती मम्मा उसने ऐसा बोला था। तो मैंने कहा आपको भी उसको यही जवाब देना चाहिए था, जो जवाब उसने आपको दिया वही जवाब आपको उसको देना चाहिए था। तो इट्स लाइक कि इस तरीके से भी चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो डायरेक्शन वर्सेस इंटेंशन, क्या सिर्फ मतलब जैसे अब आप लोगों ने वास्तु वास्तु स्टार्ट कर, तो मतलब आप लोग जाते हो तो डायरेक्शन मतलब ज्यादा प्रायोरिटी पे होती है या बंदे का इंटेंशन भी मैटर करता है वहां पे? डायरेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंटेंशन नहीं। ओके, मतलब बंदा अगर जैसे आपसे अब गुस्सा हो, हाँ, इरिटेटेड हो और मतलब ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में होगा तभी हम इन चीजों की तरफ कीन टूवर्ड्स होते हैं, ठीक है? तो अब कोई बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, आप भी समझते होगे क्योंकि वो परेशान है काफी, तो मतलब उस टाइम पे आप लोगों को बंदे का इंटेंशन भी मैटर होता है, मतलब डायरेक्शन और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दो एंड देन उसके बाद चिल। देखो जब डायरेक्शन, जब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं तो उसमें हम दो तरीके से काम करते हैं। हम किसी भी व्यक्ति का घर जब वास्तु करते हैं तो हम उसका चार्ट भी रीड करते हैं। ओके। न्यूमरोलॉजिकल, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, दोनों चीजें रीड करते हैं और वास्तु तो करते ही करते हैं। तो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री सर्विसेज। तो उसके बेसिस पे जब इंडिविजुअल पे भी काम होता है और घर पे भी काम होता है। जब बात करते हैं इंटेंशन की, तो सामने वाला हमारे पास आता तभी है जब उसकी इंटेंशन होती है कि उसको ठीक होना है, चाहे आइदर मेल आए और फीमेल आए। कई बार हस्बैंड नहीं चाहता लेकिन वाइफ आती है हमारे पास, कई बार वाइफ नहीं चाहती हस्बैंड आता है हमारे पास कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम इसको सॉर्ट करो, ठीक है? तो वहां पर हम इस तरीके से ओवरऑल काम करते हैं। मतलब अगर आप सोचो सिर्फ वास्तु ठीक कर दो और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं देखो तो काम नहीं होगा। ओके, तो मतलब आधा काम होगा, काम होगा, पूरा नहीं होगा, आधा काम होगा। तो मतलब एक तरह से आप लोग पूरा पैकेज देखते हो सो दैट कि वो रेजोल्यूशन प्रॉपर आ सके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देखते हैं। तो इन दिनों जैसे क्रिस्टल्स और ये अंतरास तो चलो काफी एंसेस्टर्स और हम लोग पुराने टाइम से सुनते भी आ रहे हैं, यंत्र्स होते हैं, ठीक है? बट जो क्रिस्टल्स जो इन दिनों काफी ट्रेंड्स में है, ब्रेसलेट्स वाले, आपका पाइराइट, काफी लोग मतलब इसको एम्फसाइज करके इतना बोल रहे हैं और काफी लोग ले भी लेते हैं, तो मतलब इसके ऊपर थोड़ा लाइट डालो कि मतलब स्टोन्स रत्न जो है हमारे, पंचरत्न और ये सब पता ही है आपको, मेरे ख्याल से मालूम होगा आपको। गोमेद है आपका, पुखराज है, नीलम है, ये सब चीजें आपको मालूम है। ये रत्न ना बहुत महंगे आते हैं, एक्चुअल जो ओरिजिनल होते हैं, हम बात करें क्वालिटी वाइज, इनके रेट भी क्वालिटी वाइज होते हैं, तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अब एक्सपेंसिव है, हर कोई यूज नहीं कर सकता, तो उसका सब्स्टिट्यूट निकाले गए सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है? दीज क्रिस्टल्स आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स एक्चुअली। निकलते ये भी अर्थ की कोर से ही हैं, ठीक है? अर्थ की कोर से ही निकलते हैं, लेकिन ऐसे समझो कि जो अर्थ के अंदर कई सतहें होती हैं, कई कोर होते हैं। तो जो ओरिजिनल स्टोन्स होते हैं, जो नवरत्न जिसको कहा जाता है, रत्न होते हैं, वो बहुत ही इनर कोर के होते हैं और ये वाले ऊपर से निकलते हैं। तो होते ये भी हैं बट ये सेमी प्रेशियस होते हैं, ठीक है? अभी हिंदुस्तान में किसी चीज भेड़चाल बहुत है, ठीक है? किसी चीज ने, किसी एक व्यक्ति ने एक काम किया और उसे उसको फायदा दिखा, तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा या क्या होगा, वो कहेगा यार ये अच्छा है, ये इसने तरक्की करी तो इससे मुझे भी तरक्की मिलेगी, मैं भी पहन लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज है, बट क्रिस्टल्स काम करते हैं उस लेवल पे। क्रिस्टल्स का क्या होता है, इसको इंटेंशंस देनी पड़ती है। स्टोन्स में आपके जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, नवरत्न जो होते हैं, उसमें आपको कोई भी इंटेंशन नहीं देनी। अच्छा, मतलब इंटेंशंस मतलब जैसे मोती है, मोती का काम है आपको ठंडा करना, ठीक है? कैल्शियम डेफिशिएंसी को भी मोती खत्म करता है, ठीक है? लेकिन हमें उसको कहना नहीं पड़ता कि तू ये काम कर मेरे लिए। अगर आप उसको पहन रहे हो तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके शरीर पे आ जाता है। क्रिस्टल्स में आपको इंटेंशन देनी पड़ती है। जैसे अगर आप पायराइट पहन रहे हो, ठीक है, तो पायराइट किस लिए पहन रहे हो? आपको उसको बोलना पड़ेगा कि तू मेरे लिए काम कर, ठीक है? उसके अलावा इसको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत जरूरी है। क्लीन करने के लिए इसको एनर्जाइज करना पड़ता है। कई बार लोग क्रिस्टल पहन लेते हैं, उसको क्लीन नहीं करते, तो वो काम करना बंद कर देता है। इंटेंशंस नहीं दोगे, काम करना बंद कर देगा। एनर्जाइज नहीं करोगे तो जस्ट एक ब्रेसलेट है, एक ज्वेलरी आपने पहन रखी है, दैट्स इट। ओके, तो मतलब
इन सबको एक तरह से मतलब फॉर्मुलेशंस वे है इसमें भी, मतलब हाँ। अगर किसी ने ब्रेसलेट पहन रखा है तो आप उसको क्या गाइडेंस और क्या स्टेप बाय स्टेप बोलोगे कि ही और शी शुड फॉलो? देखिए अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली कौन सा क्रिस्टल पहनना है वो तो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल। जनरल बात करें तो एक जो हमारी ग्रिड होती है या ऐसे हम्म। कहो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग होते हैं, हम्म। जनरली उसी का ब्रेसलेट हमें पहनना चाहिए। ओके। ठीक है। हम्म। जैसे अगर 5 नंबर आपके चार्ट में मिसिंग है, हम्म। 80 to 90% लोगों के डेट ऑफ बर्थ में 5 होता ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। और 5 नंबर इज द नंबर ऑफ बैलेंसिंग। हम्म। तो अगर उसको बैलेंस करना है तो आपको ग्रीन जेड पहनना पड़ेगा या ग्रीन हम्म। एवेंचुरियन पहनना पड़ेगा। ओके। तो जो नंबर मिसिंग है और वो हम्म। पॉजिटिव है ओके। तो हम्म। उसका ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए ओके। इस तरीके से। हम्म। और मतलब जैसे अब ब्रेसलेट ले लिया किसी ने, हम्म। तो उसकी प्योरिटी कैसे है, मतलब वो कैसे डिफाइन करेगी? क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावटी पहले बिकते हैं, असली तो बाद में बिकता है। देखिए आपको जो पायरेट है ना, मेरे पास 40 रुपीज का भी पायरेट है और मेरे पास 40,000 रुपीज का भी पायरेट का ब्रेसलेट है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। जो 40 रुपीज का जो पायरेट है, जिसका अगर मैं बात करूं कि आपका ये जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, हम्म। वहां पे 40 रुपीज वाले ब्रेसलेट को एक कॉम्बो बना के दिया जाता है 250-370 रुपीज में। उस पूरे कॉम्बो की वर्थ 100 रुपीज भी नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन सामने वाले को लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, आपने हम्म। वीडियो यूट्यूब देख के पहन कर तो लिया, फायदा नहीं हुआ तो आप बोलोगे ये चीज खराब है। बिल्कुल। तो सेम यही सिचुएशन है। क्रिस्टल्स ऐसे चीज होते हैं, एनर्जीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अभी एक रोड साइड शॉप पे, गिफ्ट शॉप पे क्रिस्टल्स आपने बैंगल स्टैंड में टांग के बाहर रखा हुआ है, हाँ। तो वो कैसे काम कर सकता है? लेकिन एक व्यक्ति जो 40,000 रुपए नहीं खर्च कर सकता, वो 40 रुपए का ब्रेसलेट खरीद के पहनेगा और इस इंटेंशन से पहनेगा कि यार ये मेरे लिए काम करेगा, तो वो काम तो कर जाएगा लेकिन उस लेवल पे नहीं काम करेगा। वो उतना ही काम करेगा जितना 40 रुपए वाला ब्रेसलेट कर सकता है। आपको चाहिए महीने के लाख रुपए, ठीक है, लेकिन 40 रुपए वाला ब्रेसलेट आपको लाख रुपए तक नहीं पहुंचा पाएगा। वो आपको 10,000 20,000 तक पहुंचा देगा। आप अभी हो 1,000 2,000 पे, तो आप कहोगे यार मेरे लिए तो बड़ा अच्छा काम कर गया, क्या 1,000 2,000 तक 20,000 पहुंच गए। ठीक है। बट आपके अंदर कैपेबिलिटी 1 लाख तक पहुंचने की है। ठीक है। आपके अंदर कैपेबिलिटी, हम लोग हर व्यक्ति अपने ब्रेन का 0.5% यूज नहीं कर पाता। और हमारा जो चार्ट है ना, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हर किसी व्यक्ति का, जो हम पैदा होते हैं उस समय जो भी हमारे स्टार्स होते हैं, उस चार्ट में जितना हमारे को मिलना चाहिए उसका मुश्किल से 20% हम लोग ले पाते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारे को सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वही है। और जो इन दिनों जैसे अब वास्तु और क्रिस्टल्स की भी हमने बात करी, तो इन दिनों न्यूमरोलॉजी भी काफी ट्रेंड में। तो एक तो राहु देव और शनि देव को तो पता नहीं विलेन बना दिया इंस्टाग्राम वाला, मतलब 4 नंबर और 8 वालों के लिए तो काफी दुख होता है कि उन्होंने 4 नंबर कर दो, मेरे को दुख होता है। 4 नंबर क्यों? हाँ, लग ही रहा था मुझे। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अब जैसे अपना इसके अंदर एक एंजेलिक नंबर भी काफी वास्तु और उन्होंने बताया कि आप 11-11 पे अपनी रील डालो, ठीक है, और आप देखना आप धुएं धुएं उड़ाते रहोगे। तो मतलब ये फैक्ट है, ये एक सिर्फ उन्होंने मतलब इंस्टा का ट्रेंड बना दो तो कोड तैयार होकर आए थे क्या बोलना है ये चीज हो जाए फॉलो। नहीं, देखो हर चीज का इम्पैक्ट होता है, बिल्कुल, अच्छा या बुरा दोनों चीज। ठीक है। अभी आपने एक ही क्वेश्चन में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए मेरे से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। सबसे पहले एंजल नंबर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपने करी 4 और 8 नंबर की। एक रील बहुत वायरल है, रील कह लो, स्टेटमेंट बहुत वायरल है कि 4 नंबर राहु देव का है और राहु देव छप्पर फाड़ के पैसा देते हैं। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि राहु देव का काम क्या है? भ्रम पैदा करना। ठीक है। पैसा बहुत देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन जब इच्छा करते हैं तो खींच भी लेते हैं। ठीक है। आपको ऐसे भ्रम में डालेंगे कि जो दिया, जो आपका सपनों का महल बनाया सोने का, उसको धड़ाम से गिरा दिया। ठीक है। बिल्कुल। तो ये राहुदेव ऐसा करते हैं। ठीक। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव इज अ नंबर ऑफ कर्मास। हमने कर्मास की भी बात करी कि कर्मास का रिजल्ट मिलता जरूर आपको। बिल्कुल। आपने अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। दोनों आपको
फल आपके कर्म के हिसाब से वो देंगे। बिल्कुल। आप सोचो कि आप अपने स्टाफ को अब्यूज करो, उनसे मिसबिहेव करो और जाके शाम को शनिदेव को तेल चढ़ा दो, तो आपके कर्म कट जाएंगे? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो शनिदेव हैं, अगर हम बात करें तो जितनी भी इंडस्ट्री है उस सबको रूल करते हैं शनिदेव। अच्छा। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं। एक्चुअली लोहा, शनिदेव लोहे को, आप लोहा तो सबको पता है कि शनिदेव का है। ठीक है, इंडस्ट्री किससे बनती है? लोहे से, मशीनों से, मशीनों से बनती है, तो सारा शनिदेव के अधिपत्य में आता है चीज। बिल्कुल। अभी आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, आप देखोगे वो सब 8 नंबर से रिलेटेड होंगे, कहीं ना कहीं शनिदेव का इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा। अच्छा। हाँ, शनिदेव एक ऐसे प्लैनेट हैं जो आपको सीमेंटेड सक्सेस देते हैं, सीमेंटेड मनी देते हैं। राहु देव का दिया हुआ पैसा एक बार आपकी जिंदगी से चला जाएगा, ठीक है, लेकिन शनिदेव का पैसा दिया हुआ आपके पास हमेशा रहेगा। देर से देंगे, ठीक है, रुला रुला के देंगे, लेकिन जब देंगे तो उसको वापस कभी नहीं लेते। ओके। ये फर्क है शनिदेव के पैसे में और राहु देव के पैसे में। अच्छा। ठीक है। और ये दोनों जो बात करते हैं एंटी हैं, जिंदगी खराब हो जाती है, वो सब कुछ है। राहु देव को तो कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत पैसा देता है, बहुत पैसा लोग तो बुरा भी बोलते हैं। शनिदेव, राहु देव ना इल्यूजन है। ठीक है, ये ऐसे समझो कि हमारे सन और मून के 2 नोड्स होते हैं, एक तरफ राहु जो और होता है और एक तरफ केतु देव होते हैं। छाया ग्रह इनको कहा जाता है, इट्स नॉट अ ग्रह, छाया ग्रह होते हैं, शेडो होती है दोनों की। तो जब शेडो है, जो शेडो है वो रियल कैसे हो सकती है? शेडो तो शेडो ही होगी ना। जब सूरज की रोशनी आएगी तो शेडो खत्म। तो अच्छा बुरा दोनों चीजें हैं। हमारे जितने भी केमिकल्स हैं वो सब इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो केमिकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए अगर राहु पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर राहु आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रेड दे रहा है, पॉलिटिशियन अगर आपको बनना है तो आपको राहु और सूर्य दोनों ही बहुत अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, अगर सिर्फ राहु है आपका अच्छा और लेकिन आपका सूर्य अच्छा नहीं है तो आप पॉलिटिशियन तो बनोगे, लेकिन वो एक होता है ना जिसको सब नेताजी नेताजी तो कहते हैं, लेकिन उसका कोई पोस्ट नहीं होती, कोई आपके पास मतलब अच्छा, वो नहीं होता, औहदा नहीं होता। लेकिन उसको समाज में आप एक लीडर हो, समाज में आप नेताजी तो हो गए, समाज में तो आप नेताजी हो गए, लेकिन आपके पास कोई सीट नहीं होगी, कोई क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन नहीं। Got it। और ये एंजेलिक नंबर जो 11-11 वाला है, 11-11 वाला नंबर, अब जैसे आप इसको ऐसे समझो कि इसमें ना फ्रेंड और एनिमी का खेल है सारा। अच्छा। हाँ, नंबर्स में भी, इनमें नंबर्स भी प्लैनेट के थ्रू ही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे हमारे लोगों में दोस्ती और दुश्मनी और एक न्यूट्रल रिलेशनशिप रहती है, नंबर्स में भी होता है। बिल्कुल। जब 8 और 4 नंबर्स दोनों साथ में मिलते हैं तो इनके बीच में जब ये लोग फ्रेंड्स रहेंगे तो इनके रिलेशनशिप ऐसी रहेगी कि मतलब एक वर्ड बोला जाता है सेंटेंस, दांत काटी रोटी। अच्छा, सेंटेंस सुना कभी? नहीं। चड्डी बड्डी फ्रेंड्स, ऐसे समझ लो। चलो जल्दी की लैंग्वेज में बात करते हैं, चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब ये चड्डी बड्डी फ्रेंड्स होंगे तो मतलब बहुत अच्छा है इनके लिए, दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब ये परमानेंट रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो इनसे ज्यादा वर्स्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है। अच्छा, 8 और 4 की। ओके, ठीक है, ये एक है कट्टर दुश्मन। कट्टर दुश्मन रिलेशनशिप में जाते हैं, बिजनेस में हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, ओके, तो दिक्कत है। 8 और 4 के कॉम्बिनेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि राहु को चाहिए शॉर्टकट, ठीक है, और शनिदेव को चाहिए तरीके से काम, बिल्कुल डिसिप्लिन से और सिस्टमेटिक नहीं। राहु अगर पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत अच्छा देता है। अच्छा, शनिदेव को चाहिए न्याय से काम, सच्चाई से, ईमानदारी से, कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए उनको। राहु देव को चाहिए शॉर्टकट। तो जब आप फ्रेंड्स होते हो तो एक दूसरे की इन चीजों को टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन जब परमानेंट रिलेशनशिप में जाते हो तो ये चीजें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, तो वहां रिलेशनशिप खराब होती है। तो ये सिचुएशन है। अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें आपने 1-1 की बात करी, तो अगर आप एंटी नंबर पे हो 1 के तो आपको फायदा नहीं देगा। जैसे 8 नंबर 1 का एंटी है, 1 और 8 दोनों एंटी हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पे है और आप उसको 1-1-1-1 पे ले जा रहे हो तो आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं देगा। ओके, ठीक है। अगर 1 नंबर आपका फ्रेंडली है तो आपको फायदा करेगा।
तो Okay. हर नंबर का अपना ट्रेट होता है। बिल्कुल। जब 1 आता है तो आपको अकेले, मतलब 1 लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं ना, हाँ। अकेला खड़ा हुआ है, कोई हम्म, सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं हम्म, है, तो उसको सारी परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता हम्म, है। ये इसका 1 का टोटल होता है। जब आप 4 टाइम्स 1 आता है तो उसका टोटल 4 नंबर पे आता है। तो सूर्य राहु दोनों कनेक्टेड हो गए साथ में, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। तो सूर्य ने आपको नेम फेम भी दिया और राहु ने आपको अपलिफ्ट भी किया, लेकिन दैट इज फॉर सम टाइम। ओके। और अगर ये दोनों नंबर आपके फ्रेंडली हैं तो पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो वो काम नहीं Negative करेंगे, है। आपका नुकसान करते हैं। हम मतलब लोग उसमें बोलते हैं, हम लोग जब हम्म, बिजनेस न्यूमरोलॉजी हम करते हैं तो उसमें हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप कितने बजे, किस टाइम पे आप अपनी मेल ड्राफ्ट करोगे, किसी को अगर भेजनी, इवन दो किसी से फोन पे बात करनी है तो कितने बजे बात करोगे, ओके। किस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको डील क्रैक करनी है तो क्या टाइम होना चाहिए आपका, और अगर आप जैसे किसी को कुछ समझाना है तो क्या उनसा टाइम होना चाहिए। इसमें मैं आपको आकाश का नाम सुना आपने? आकाश जो इंस्टीट्यूट था वही यस, ना? आकाश हाँ। इंस्टीट्यूट और बायजूस। बायजूस और आकाश के हॉस्पिटल्स हैं। इनके बारे में आपको, इनके ओनर कौन है मालूम है आपको? नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। बायजूस के तो फिर भी पता है। बायजूस के पता होंगे। हाँ, और ट्रेंड में चल रहे थे काफी दिनों से, बता दे उनके किस्से। जो आकाश के जो ओनर हैं, उन्होंने न्यूमरोलॉजी को इतने अच्छे से अपनी लाइफ में यूज किया कि वो Okay. आकाश बन पाया। अच्छा। आकाश के जो ओनर हैं, ही इज जेसी चौधरी, मिस्टर Okay. जेसी चौधरी हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे आराम से उनके बारे में आपको पता चलेगा। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने मथुरा वृंदावन में शिव जी की बड़ी मूर्ति और माता रानी की बहुत बड़ी मूर्तियां वगैरह बनवाई हैं। ओके। ही इज आई थिंक 70, अराउंड 70 इयर्स के होंगे। एट हिज यंग एज उन्होंने कहीं से उनको न्यूमरोलॉजी उन्होंने सीख ली। ओके। ठीक है, कहीं बाहर से दिल्ली आए थे और कोई फ्रेंड थे, उन्होंने सीख रखी थी, उन्होंने उनको कुछ टिप्स दी, उन्होंने खुद ही सीख ली उसके बाद। ओके। और सीखने के बाद उन्होंने उस चीज को अपनी लाइफ में उतारा। उन्होंने एक इतने बड़े कमरे से ही अपनी कोचिंग स्टार्ट करी थी। उस समय उनको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान नहीं था जब उन्होंने कोचिंग स्टार्ट करी थी। और एक छोटे से रूम में, जैसे ट्यूशंस दिल्ली में चलती हैं, आपको पता ही है, राजेंद्र नगर में उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट हुआ करता था। ओके। वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। जब उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीख ली, उसके बाद उन्होंने उस न्यूमरोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर सबसे पहले। अच्छा। उनके बेटे का नाम आकाश है। उन्होंने अपने बेटे के नाम की करेक्शन करी, अपनी लाइफ में उसको उतारा, और उन्होंने कैसे इसको यूज किया वो बताती हूँ आपको, तो आपको समझ आएगा कि ये काम कैसे करता है। अभी आपने पूछा ना कि 1-1 कैसे, और हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरी इस बात से आप कनेक्ट कर पाओगे कि कैसे काम करता है। उन्होंने आकाश का नाम रखा, न्यूमरोलॉजी से चेक किया, उसके बाद उसको कब लॉन्च करना था आकाश, उन्होंने उसको यूज किया। इवन दो जो अपने यहाँ टीचर्स रखते थे, वो उनका भी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट यूज कर चेक करते थे पूरा। अच्छा। और किस टीचर को किस दिन अपॉइंट कराना है, किस टाइम पे अपॉइंट कराना है, उस लेवल तक भी उन्होंने उसको यूज किया। इवन दो उनके यहाँ जो कोई प्यून होता था, उसकी भी न्यूमरोलॉजिकल चार्ट चेक करके रिक्रूटमेंट होती थी। अच्छा। और ये सब बातें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी बताई हैं। आप उनका पॉडकास्ट देखना, भी पीछे आया एक पॉडकास्ट आया उसमें। उसमें उन्होंने सारी बातें बताई हैं, अपने आप अपने खुद मुंह से बताई हैं। मैं तो जानती हूँ उनको पहले से, क्योंकि उस समय हम लोग जब ये सब चीज थी, हम लोग उस समय शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में थी, मैं की बातें वो, इस बात को भी मैं 25-26 ईयर्स पुरानी बातें हैं। तो उस लेवल पर उन्होंने यूज किया न्यूमरोलॉजी को। उस न्यूमरोलॉजी की हेल्प से उन्होंने एक कमरे के इंस्टीट्यूट से द आकाश बनाया। ठीक है, उन्होंने सारी चीजें किससे कनेक्ट करी? अपने आप से। जितने भी नंबर्स कनेक्ट किए, जितने भी टीचर्स थे, जो भी उनका स्टाफ होता था, उन्होंने उसको अपने से सिंक्रोनाइज किया, अपने नंबर से सिंक्रोनाइज किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको बायजूस को बेच दिया। ठीक, बायजूस ने उसको बहुत बड़ी डील पे खरीदा। ठीक है, फिगर आपको पता ही होगा। उसको खरीदने के कितने दिन बाद क्या रिजल्ट है, आप सोशल मीडिया पर आराम से चेक कर सकते हो, बायजूस का क्या हाल है। ठीक है, तो एक चीज जो किसी के मिस्टर जेसी चौधरी के लिए काम करी, वो बायजूस के लिए काम नहीं करी, क्योंकि जेसी चौधरी जी ने अपने से अलाइन किया है, वो बायजूस से अलाइन नहीं है।
और बायजूस की जो ओनर हैं वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, कहते हैं, मैंने सुना है कि वो ये कहते हैं मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मेहनत पे बिलीव करता हूँ। अगर मेहनत और किस्मत दोनों चीजें साथ होती है तभी द आकाश बनता है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, लेकिन वो आकाश नहीं बना सकता है। तो कोई नहीं मैम, आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू बायजूस से आप उनको विश्वास दिलाओ कि नहीं ये सब चीजें भी पॉसिबल है। नहीं, बिकॉज हम जब मैंने कहा ना, जब हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी का काम करते हैं तो उसमें हम बिजनेस का नाम रखने से लेकर अकाउंट नंबर खोलने तक ईच एंड एवरीथिंग, इवन जो स्टाफ को भी हम, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग स्टाफ को भी चेक करते हैं कि कौन सा स्टाफ अपॉइंट किया जाएगा। अगर वो अकाउंटेंट उन्होंने रखने हैं तो इंटरव्यू उन्होंने लेना है, सब कुछ उन्होंने करना है। हमारे पास शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की सिर्फ नहीं, हमारे पास नहीं आते, हमारे पास उनकी डिटेल आती है। जैसे मैं काम करती हूँ, कंपनीज के लिए काम करती हूँ, तो जिस भी बंदे को अपॉइंट करना, शॉर्टलिस्ट कर लिया, 4 बंदे शॉर्टलिस्ट हो गए, चारों की डिटेल मेरे पास भेज दी कि मैम 4 हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी नॉलेज के बेसिस पे, अब आप बता दो इन 4 में से किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो वहां पे हमारा काम आता है। हम इस तरीके से काम करते हैं। नाइस। मतलब गाइस नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जाओ तो वास्तु वालों से भी दिखा के जाना है एस्ट्रोलॉजिकल कि हमारा चार्ट अच्छा इस कंपनी में लग जाए। अभी मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो बोल के जाते हैं मेरे से कि मैम हम इस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दें या नहीं दें। अच्छा, ठीक है, हाँ, दें या नहीं दें, क्या ये कंपनी में काम करने से फायदा होगा नहीं होगा। एक है दिल्ली में ही है और गुड़गांव में उनका ऑफिस है। एक हो गया ऐसे 3 साल पुरानी बात है, उन्होंने एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाना था, तो कहते मैम मेरा इंटरव्यू मैं जाऊँ, मैंने कहा कोई फायदा नहीं, मत जा। कहता मैम लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं, मुझे जॉब चेंज करनी है, मैं क्योंकि यहाँ बहुत परेशान कर रहे हैं इस कंपनी में। तो मैंने कहा देख लो, जाओगे तो दिक्कत ही होगी, परेशान बहुत हो जाओगे। और क्योंकि मैंने कंपनी का डिटेल्स मंगवाई थी, कंपनी के नाम की, और जो उसका जो ओनर था, मतलब उसका जो बॉस था, जो बॉस था, मैंने उसका, अब डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मिल सकती तो नाम मंगा लिया था। मैंने कहा नाम और फोन नंबर दे दे मेरे को, मेरा काम उसी से हो जाएगा, मैं तो उसी से देख लूंगी। मैंने चेक किया और मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख कोई फायदा नहीं है, 6 महीने ज्यादा तो टिकेगा नहीं, छोड़ देगा। अच्छा। तो कहता मैम ऑप्शन नहीं है, ये है। मैंने कहा नहीं है तो फिर जाओ, और क्या कह सकते हैं। तो कहता आप बता दो कब जाना है क्या है। मैंने कहा मैं बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताती हूँ। मैंने सारी चीज उसको, जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे हमने काम किया, उसको डेट बताई कि इस दिन इंटरव्यू के लिए जाओ और इस टाइम पे जाना और ऐसा ऐसा सब, ज्वाइनिंग किस दिन करनी है वो भी मैंने सब उसको बताया। सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। 6 महीने बस कंपनी में नहीं टिका, दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली। अच्छा। मैं इसको बोला, मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, पहले तो टाइम नहीं है अभी चेंज करने का, और टाइम अगर कर भी लोगे, हम रेमेडीज बता देंगे, तुम कर भी लोगे, लेकिन परेशान हो जाओगे, कोई फायदा नहीं है। और लिटरली वो लड़का इतना परेशान हुआ है ना, इवन आई कांट टेल यू। सुन लेनी चाहिए थी गाइस, सुन लिया करो यार अपने एस्ट्रोलॉजर्स की भी। नहीं, वो मेरी सारी बातें सुनता है, जो मैं उसको बताती हूँ सारी बातें मानता है, लेकिन कई बार होता है कि आपको चीज फेस करनी है तो करनी है, समय आया है, वो फेस करा के ही जाएगा। ठीक है, हम समय को रोक नहीं सकते। आज हमारा पॉडकास्ट लिखा है तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा जाए उसके लिए हम दोनों को एफर्ट्स करने की जरूरत है। ठीक है, तो वही सेम उसके साथ भी है। जैसे एक अभी आपको यहाँ मैं कहानियां बड़ी सुनाती हूँ। एक बार ना शिव जी बैठे हुए थे, नारद मुनि आए, तो नारद मुनि बोले कि प्रभु शनि देव से रिलेटेड स्टोरी एक्चुअली है कि शनिदेव आ रहे हैं। तो नारद शिव जी बोले आने दो। कहते नहीं प्रभु, अगर वो आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं, आने दो। कहते नहीं प्रभु, अगर वो आपके पास आ गए तो आपको परेशान कर देंगे और आपको दिक्कत होगी। मतलब तो शिव जी ने कहा मैं, शिव जी मतलब मैं कौन हूँ, मुझे कैसे परेशान कर सकते हैं। कहते नहीं प्रभु कर देंगे, तो आप एक काम करो, आप ना कहीं छुप जाओ। तो कहते अच्छा जी। तो शिव जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, मेरे भक्त हो, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। शिव जी वहां से उठे और जंगल, मतलब अपने कैलाश से उठ के जंगलों में विचरने लगे। और मतलब घूमते घूमते वो कई साल निकल गए, वो जंगलों में घूमते रहे, कैलाश पे पर्वत पे गए नहीं। और उसके बाद फिर जब सब समय हो गया और सब चीजें हो गई,
तो फिर वो कहता है कि अब इतना समय होगा, अब तो शनि आके हम्म। चले ही गया होगा, अब मुझे क्या करना है, और अब तो मैं हम्म। अपने पर्वत पे, तो वापस पहुंच गए कैलाश पे। तो नारद मुनि फिर वहां पहुंचे। हाँ अब नारद मुनि का काम तो आपको पता है हाँ 10 बजे से हाँ, करना, तो नारद बिल्कुल। मुनि पहुंचे वहां पे। तो कहते हैं प्रभु, शिव जी ने बोला, कहते कहाँ है शनि, तो कहते शनि आने वाला है। तो कहते महाराज वो तो आके चले गए। हाँ। कहते कब आके चले गए, तू तो कहता आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कहते प्रभु आपको उन्होंने जंगल जंगल चला दिया, घुमा हाँ। दिया इतने साल, तो और क्या कर लेंगे, जब आपको नहीं बच पाए उनसे तो और कैसे व्यक्ति, मतलब यही है कि आपको कैलाश से उठा के उन्होंने जंगलों में घुमा दिया, तो ये शनि आए उसी का इम्पैक्ट था। अच्छा। ठीक है, हाँ। शनिदेव ने आना था, वो आए, आके चले गए, क्योंकि आप मिले नहीं, लेकिन उनका इम्पैक्ट क्या था कि उन्होंने आपको जंगल जंगल घुमाया। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो आया। ठीक, वही सेम सिचुएशन है कि समय आएगा तो इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु उस चीज को आपके लिए मेंटली प्रिपेयर कर देता है कि ये समय आने वाला है, इसमें आप संभल के चलो। ठीक है, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो, आपको पता होता है कि यार ये मेरे साथ आने वाला, तो आप प्रिकॉशंस लेते हो। ठीक है, प्रिकॉशंस लेते हो तो उसमें आपको तकलीफ कम होती है। ये इट्स नॉट अ मिरेकल, ये कोई जादू नहीं है कि आपने जादू की छड़ी घुमाई, लाखों रुपए आप एक झटके में आपके अकाउंट में आ गए। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट वर्क्स, बट इट वर्क्स इन इट्स ओन मैनर। समय आएगा, आपको घुमाएगा भी, जूते भी घिसवाएगा, लेकिन अगर आपको पता है कि समय आने वाला है तो आप अपने लिए मेंटली 2 जोड़ी जूते और लेके रखोगे। ओके, इट वर्क्स लाइक दैट कि भाई मुझे तो शूज मेरे घिसने हैं, मतलब मुझे नंगे पैर चलना, मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी, रगड़ना पड़ेगा। अभी आपको पता ही नहीं है, आपके पास एक ही है, आप चले जा रहे हो तो परेशान करेगा आपको। आपको पहले से पता था, आपने 2 और लेके रखे हैं, अच्छा यार खराब हो गया, इसको हटा, नया निकाल ले। इस तरीके से काम करती है। ओके, तो मतलब बेसिकली वास्तु, एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजी, मतलब जैसे डॉक्टर्स के पास आप वो मेडिसिन लेने जाते हो तो वो पहले आपको बता देते हैं कि आप की तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, तो प्लीज काढ़ा वाड़ा ये सब ले लो, जो नानी दादी या प्रिकॉशंस ले लो। ठीक है, वही सेम वास्तु और ये सब हमारे जो पुराने टाइम से ट्रेडिशनल वे में चलते आ रहे, ये चार्ट सारा, और इसको आज की डेट में हर कोई मानने भी लगा है। पहले तो इतना नहीं मान्यता होती थी, अब तो फॉरेन कंट्री, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सब जगह इसकी वो भी चर्चाएं चलने लगी है। नहीं, सब जगह मानते हैं और शुरू से मानते हैं। पहले क्या होता था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो लोगों को पता नहीं था। अभी सोशल मीडिया की वजह से इसका फायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीजें। सोशल मीडिया का फायदा ये है कि भाई हर व्यक्ति के पास वो नॉलेज पहुंच रही है जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन नुकसान ये है कि बहुत सारी चीजें स्पेसिफिक होती हैं, कस्टमाइज होती हैं, जो उन तक पहुंचनी जरूरी है लेकिन नहीं पहुंच पाती हैं। तो सारी चीजें वही एक सिक्के के 2 पहलू है, सही भी है, कुछ गलत भी है, एग्जैक्टली पॉइंट है। तो मतलब अब जैसे आपने बताया यहाँ पे डेट ऑफ और हमारा ये सब न्यूमरोलॉजी में, तो मतलब एक बंदे के नाम की डेट ऑफ, जो नंबर निकलेगा नाम का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है? पावरफुल कौन है इन दोनों में से? दोनों अपनी अपनी जगह हैं। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं ना, एक पिलर है दोनों आपकी लाइफ के, नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ आप लेकर पैदा हुए हो, जो आपके पुराने जन्मों के कर्मों का फल है। ओके, ठीक है, और जो नाम है वो इस जन्म में आपको दिया गया है। तो अगर वो नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पिछले जन्मों के कर्म से आई है उससे अलाइन कर दोगे तो आपका सक्सेस रेट लाइफ में बढ़ जाता है। ओके, तो इम्पोर्टेंट दोनों है। अब नाम जब आप दे रहे हो तो ऐसा नाम दो कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो, तो आपको लाइफ में स्ट्रगल कम आएंगे। मतलब दोनों की अपनी अपनी मान्यता है। हाँ, दोनों की अपनी अपनी स्पेसिफिक की वो वैल्यू ज्यादा है। हाँ, नहीं, दोनों का अपना अपना काम है, दोनों अपनी अपनी जगह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ओके, बस ये है कि अगर जैसे पुराने समय में एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ तो पता होती थी, टाइम नहीं होता था, कई बार डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होती थी। अरे यार वो दिवाली के 4 दिन बाद हुआ है, राखी के 2 दिन पहले हुआ, इस तरीके की चीजें रहती थी। बिल्कुल, ठीक है, तो उसमें फिर जैसे उसमें हम नाम से काम करते हैं, नाम व्यक्ति का लेते हैं, उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, अगर 2 साल पुराना है तो, बिकॉज नंबर्स फॉलोज यू। ओके, आप नंबर आपको फॉलो करता है। ठीक है, तो आपके पास वही नंबर आएगा जो आपकी लाइफ से अट्रैक्ट होगा। ओह नाइस, ये काफी अच्छी चीज बताई आपने। अब जैसे अब आपके पास कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आप लोग देखते होंगे आज की डेट में, तो किसी का नाम देख के, किसी की कहानी देख के आपको लगता है कि मतलब पहले कैसे चल रहा था और ये नाम चेंज हुई है, कुछ चेंज करवाया उन्होंने और ये किसी
का तो काम है न्यूरोलॉजिस्ट का। वो हमें तो वैसे ही पता चलता है किसका न्यूमरोलॉजी का काम है, किसका है। अच्छा, वो हमें देख के पता चल कोई जाता एक ऐसा है। केस आप बताना चाहो जिसका आपने स्टडी किया हो, अ, चाहे नाम मत लेना सुपरस्टार नहीं, का। मैं अपने उसके बारे में तो नहीं बताऊंगी, हम्म, क्योंकि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी होती है जिसमें ओके, हम किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ओके, मतलब ऐसे नहीं ही नहीं, गॉट इट। दे सकते हैं, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका नाम पब्लिक में है तो हम उसका नाम हाँ, ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राकेश रोशन, ओके, ठीक है, ऋतिक रोशन के फादर। ऋतिक रोशन के फादर। हम्म, जो ऋतिक का जो नाम की स्पेलिंग है वो भी न्यूमरोलॉजिकल करेक्टेड है, ओके, ठीक है। और एक मूवी रिलीज से पहले राकेश रोशन जी ने अपनी नेम की करेक्शन कराई। ओके, नॉर्मली हम राकेश कैसे लिखते हैं, RAKESH, बिल्कुल। ठीक है। उनके नाम की स्पेलिंग RAKEYSH। अच्छा, आप अभी चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने अपने नाम की करेक्शन कराई, पता चलता देख के। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, गोविंदा है, गोविंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले अपना नाम बदला है। ओके, और उसके बाद दिलीप कुमार जी, ये तो मतलब इतने पुराने लोग थे तब भी ये इस पे बिलीव करते थे। तो दिलीप कुमार जी ने भी अपना इंडस्ट्री में आने से पहले अपना नाम चेंज किया है। अभी लेटेस्ट में राजकुमार राव और अच्छा, आपका ये विकी कौशल, ये सब लोग हैं जिन्होंने अपने नेम की करेक्शन करी। इवन दो अभिषेक बच्चन, ओके, अभिषेक बच्चन ने भी अपने नेम की करेक्शन कराई है। तो जब से अभिषेक बच्चन ने अभिषेक बच्चन का जो अपना करियर है फिल्म इंडस्ट्री में, सबको पता है कैसा ऊपर नीचे चलता रहा। उसके पीछे रीजन है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई पेड़ अच्छा, पनपता नहीं, ठीक है। एंड अमिताभ बच्चन इज द बरगद का पेड़ ही, ठीक है। तो उनका, अभिषेक जी का करियर इसमें कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं। लेकिन जब उन्होंने अपने नेम करेक्शन कराई, उन्होंने अभिषेक ए बच्चन लिखना शुरू किया। जब उन्होंने अभिषेक ए बच्चन लिखना शुरू किया तो उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज उनके सामने मतलब और अपॉर्चुनिटीज खुली। उनकी कबड्डी की अपनी टीम है, और अपना उन्होंने बिजनेस को अपने डाइवर्सिफाई किया और उसमें बहुत ज्यादा अच्छा उन्होंने अपना करियर उसमें बनाया, ठीक है। राजकुमार राव के बारे में तो सबको ही पता है कि राजकुमार राव ने जब से अपनी करेक्शन कराई, उसकी मूवीज का आप देख लो, क्या अच्छी मूवीज उनकी चलती हैं। काम लो बजट होती है लेकिन काम बड़ा अच्छा करती हैं उनकी मूवीज। कई सीरीज में उन्होंने काम कर लिया। उसके बाद विकी कौशल का काफी अच्छा रहा करियर उसके बाद। और आपका वो है ना, ड्रीम गर्ल है ना मूवी, जिसमें वो गर्ल बना हुआ है का, विकी, वो राजकुमार राव, नहीं, कुछ और नाम है उसका। स्त्री, स्त्री में नहीं है, स्त्री में उसका ब्रदर है। हाँ, स्त्री में उसका ब्रदर है, जिसने उसकी पहली मूवी उस पे थी, बहुत हॉट किक टॉपिक था, स्पर्म्स के ऊपर, स्पर्म डोनर के ऊपर। क्या नाम है उसका? न्यूटन। ना, न्यूटन नहीं है, उस एक्टर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। हमने कोई याद नहीं। हम नहीं याद आ रहा। कोई बात तो नहीं, गूगल सर्च करेंगे। हाँ, गूगल सर्च कर लेना। तो उन्होंने भी अपने नेम की करेक्शन कराई हुई है। तो फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत लोगों ने कराई है। फिल्म इंडस्ट्री में सेलिब्रिटीज ने बहुत मतलब ये सब चीजें करवाने से इम्पैक्ट पड़ता है आपका नाम मैंने अपना पे। खुद ने किया हुआ है। अच्छा, मैंने अपना खुद नहीं किया, मेरे नेम की स्पेलिंग मैंने खुद ने करेक्शन करी है। ओके, तो नेम स्पेलिंग चेंज करवाने के बाद आपको आधार में भी चेंज करवाना होता है या सिर्फ आप? देखो, इनिशियल स्टार्ट पे तो आप आधार पे हम नहीं मना करते हैं कि नहीं कराओ, ठीक है। अब सामने वाले का पर्पस क्या है, अगर फॉर द टाइम बिंग उसको करना है तो जरूरत नहीं है आधार वगैरह में कहीं भी कराने की। लेकिन जैसे छोटे बच्चे होते हैं, हम सजेशन ये देते हैं कि जब छोटे बच्चे हैं जिनका हम नाम रखते हैं या नेम करेक्शन करते हैं तो उनको कहते हैं परमानेंट आप इसको चेंज करा दो। हम जैसे बड़े लोग होते हैं उनको दिक्कत आती है तो वो हम नहीं करा, हम एडवाइस नहीं करते। अगर आपको लगता है कि नहीं करना है तो आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि थोड़ा टाइम देखो। अभी किसी का है कि मेरे को बिजनेस में सक्सेस चाहिए, हमने नेम करेक्शन कर दिया, लेकिन दिस इज आई सेड कि इट्स ऑल वाइब्रेशंस। अब वो वाइब्रेशंस कितनी स्ट्रांग आपके पास आती हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल, उससे बड़ा कोई नहीं। अगर वो नहीं चाहेगा तो हम चाहे कितनी भी अच्छी करेक्शन कर दें, सामने वाला उसको यूज ही नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पैसे दे के करेक्शन कराते हैं, ठीक है, अच्छी खासी फीस देते हैं हमारे को, ठीक, लेकिन होता क्या है, उस नाम को यूज ही नहीं करते। किसी ना किसी रीजन से यूज ही नहीं करेंगे। जब यूज ही नहीं करोगे तो तुमने हमारे को तो पैसे दे दिए, हमारा काम तो हो गया, आपका नहीं हुआ। तो एकदम से सडनली इसलिए हम कहते हैं कि आधार कार्ड वगैरह में चेंज कराना। बच्चों को जरूर कहते हैं कि आप करा दो तुरंत, बच्चों को करा दो। बच्चों का बहुत नेम करेक्शन आता है मेरे पास, बहुत आता है बच्चों का। इवन दो जो कई गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनके यहाँ सर्जरी अगर बच्चे की करते हैं तो वो लोग डेट्स भी चेक कराते हैं कि हम किस दिन करें। और
मतलब उनका जब नाम रखने में हम्म भी उनको पूरा हम्म सपोर्ट चाहिए होता तो हम उसमें करते हैं, ओके ऐसे भी काम करते नाइस मतलब हैं। है ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए हाँ आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। नंबर्स तो यार जब आप पैदा होते हो तभी से आपके साथ हम्म जुड़ जाता है ना। हम्म बच्चा आता है नर्सरी में नहीं आता, उससे पहले मदर के हाथ में टैग लग जाता है, हम्म ठीक है। हम्म और डिलीवरी का वही सेम टैग बच्चे के हाथ में नंबर हम्म वाला आ जाता है, तो नंबर हम्म तो पैदा होते ही शुरू हो गया। ओके मतलब कर्म हमारे सारे पिछले जन्म के अब के सब जुड़ते जा रहे हैं सब जुड़ते जा रहे हैं चलो exactly। नाइस तो अब इसको हम रैप अप करते हैं ठीक है एंड काफी आज का इंसाइटफुल और काफी चीजें आपने डीप में बताई हमें काफी मजा आया आई होप कि जो कंज्यूमर्स और देखने वाले टॉप का पॉडकास्ट है हमारा तो उनको भी काफी अच्छा लगे सो अब जैसे हमने आपकी जर्नी और आपकी मतलब नीश के बारे में समझा वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी के अंदर अब हु वाज यू जब आप स्टार्ट करने वाले थे और ऐसा फ्लैशबैक मोमेंट जो आपको मतलब आज से 25-30 साल पहले ले जाता है जब आपने पहले ही स्टार्ट किया था पहला और आपने पहले किसी बंदे का काम मतलब उनकी राशि या उनकी एस्ट्रोलॉजी देखी और उनको मतलब वास्तु वाइज भी हेल्प किया तो उनका क्या रिस्पॉन्स और आपको लगा कि यार ये लाइन सबसे जबरदस्त है आफ्टर डॉक्टर वी आर द हेल्प वन की मतलब एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको एज अ प्रोफेशन काम करूंगी। ओके मेरे हस्बैंड मुझे एक बात बोला करते थे, हम लोग एक्चुअली बिफोर माय मैरिज वी आर हम लोगों का 6 इयर्स का कोर्टशिप था। अच्छा तो हम जब मिले आई वाज इन सेकंड ईयर। ओके ठीक है। तो वो मुझे कई बार बोलते थे कि यार नीतू तू जो बोलती है ना वो हो जाता है। अच्छा मैंने कहा क्या कुछ भी? कहता नहीं यार सच में। मैंने कहा अच्छा ठीक है आई एम द वो होता है ना तो मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है। तो कभी अगर मैच देख रहे हैं तो मैंने बोल दिया मैंने कहा आउट हो जाएगा ये टीम हार जाएगी तो हो जाता था। और मतलब कुछ भी मैंने बोला और वो हो जाता था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था इस चीज को, उनसे मिलने से पहले कभी ध्यान नहीं दिया। ओके बट ही नोटिस्ड इट। और ऐसी बहुत सारी बातें मैं उनको बोलती थी जो हो जाती थी उनकी लाइफ में, अच्छी या बुरी जो भी होती थी सब हो जाता था। तो बाद में उन्होंने कहना शुरू किया कि यार तूने कह दिया ना तो ये काम तो होगा ही नहीं, चाहे कोई कितना भी पहाड़ खोद ले ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। और अगर मैंने कह दिया कि ये काम हो जाएगा कहते तूने बोलते तो हो जाएगा। और मतलब पता नहीं कैसे सब चीजें शुरू हुई आई डोंट नो, बट ये उनका स्टेटमेंट मुझे हमेशा ये लगता था मैंने क्या बेकार में टांग खींच रही मेरी। अच्छा तो उस समय तो ये लगता था यार मतलब पटाने के लिए कुछ भी बोलोगे अच्छा नाइस ये रहता था। तो बस यही था। और बाकी अगर ये चीज तो कभी माता रानी की बहुत हुआ है कि ये चीज कभी सोची नहीं कि हम कुछ हैं या हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी कृपा है उनकी इच्छा है तो ही कुछ होता है, नहीं तो नहीं होता। बस सीधी सी बात है। बाकी ये है कि माता रानी की बहुत कृपा है, जो सोचती हूँ जो चाहती हूँ देर सवेर सब हो जाता है, चाहे अपने लिए चाहूँ चाहे किसी और के लिए चाहूँ। तो प्रभु ऐसे ही बनाए रखे सबके लिए, बस आप ऐसी सबकी हेल्प करते रहो। और इन दी एंड आप ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे कि वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी मतलब एक इंसाइटफुल पॉइंट कि जिसको वो ध्यान रखे कभी भी किसी से मिले या किसी से अगर अपनी जानकारी भी पूछना चाहे तो उसके लिए दे शुड बी केयरफुल फर्स्ट थिंग। और क्या आप एक टिप देना चाहोगे कि मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जो हमने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था एक कॉन्वेलेक्सा जैसा कुछ? अच्छा कॉन्वेलेक्सा जैसा कुछ हम रिलेशनशिप के लिए बताऊं? आजकल रिलेशनशिप में बहुत इशू हाँ कुछ भी बता दो आप, हमारी ऑडियंस सब तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग स्विच वर्ड दे रही हूँ रिलेशनशिप के लिए। अगर रिलेशनशिप में कोई भी इशू आ रहा है तो आप अपने पार्टनर को सोचते हुए उसको ध्यान में रखते हुए कामदेव कामदेव बोला करो, चैंटिंग करो कामदेव। ओके ठीक है। कामदेव की चैंटिंग जब आप करोगे तो इंटेंशंस के साथ, ठीक है, कि हमारा ऑल गुड लाइक कामदेव एंड रति की तरह हमारे बीच में रिलेशनशिप ऐसा अच्छा है। अच्छा और कामदेव आप चैंटिंग करो, नीचे आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। ये आपके व्यूअर्स के लिए। चलो गाइस, तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितनों की गर्लफ्रेंड और कितनों के बॉयफ्रेंड वापस आ गए और कितनों के रिलेशनशिप सुधर गए। इसके अलावा और एक नॉर्मल सी टिप जो मतलब कभी किसी को दिखाए तो दे शुड बी केयरफुल फॉर दीस थिंग्स की मतलब सबसे पहली चीज कि आप जब न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी या वास्तु
तीनों में से जब भी आप कुछ भी काम कराते हैं, तो जब एस्ट्रोलॉजी कराते हैं आप किसी से, तो आप ये ध्यान रखें कि सामने वाला व्यक्ति कूदते ही आपको अगर कह देते कि इतने लाख की पूजा करा लो, ये वाला मंत्र करा लो, ये करा लो, वो करा लो, तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आपसे बात कर रहा है। ओके। ठीक है। डॉक्टर भी जब आप सिर दर्द लेकर जाते हो तो सबसे पहले वो डिस्प्रिन या कोई पेन किलर देता है, पहले दिन में आपका एमआरआई नहीं करा देता। ठीक है। तो इतना पेशेंस आपको भी रखना पड़ेगा कि आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपसे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वो आपको कुछ छोटी रेमेडीज बताएगा, फिर बड़ी रेमेडीज, उस तरीके से इसको आप काम कराएंगे। ठीक। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आपका पास्ट बता दे, फ्यूचर बता दे, और ये कर दे, वो करते हैं। पास्ट तो आपको पता है कि क्या है। ठीक है। जब आप प्रॉब्लम सामने वाले से डिस्कस करते हो तो इतना समझ आ जाता है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, पास्ट में क्या चीज रहेगी। फ्यूचर जब होगा तब पता चलेगा। तो यू नेवर नो कि वो क्या बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है। थिंग इज दिस कि आप जिस प्रॉब्लम के लिए गए हो, क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है एस्ट्रोलॉजर के लिए। ओके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लैनेट के ऊपर बेस्ड है, और प्लैनेट्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है। तो एक तो चार्ट है जो आप लेके पैदा हुए, उसके अलावा एक होता है ट्रांजिट, जो समय समय पर बदलता रहता है। बिल्कुल। तो जो आप लेकर आए हो वो तो हमारी जेब में है ही है, लेकिन वो हमें कब निकाल के खाना है या कब हमें निकालना है उसको बाहर जेब से, वो ट्रांजिट बताता है, या वो ट्रांजिट कराता है। दशाएं कराती हैं। ठीक है। दशाएं और ट्रांजिट ये दोनों आपका कंटिन्यूसली मूवमेंट पे रहता है। तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने वाला अगर आपको देर और समय दे रहा है तो आप उससे उस पर विश्वास करो, और जो वो बताता है उसको पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से करो। मिरेकल नहीं होते, बट मिरेकल होते हैं। इट विल टेक टाइम। 24 घंटे में करोड़ों रुपए नहीं बरसते। ठीक है। बिल्कुल नहीं बरसते। अभी मेरी एक रील क्या थी, मैं डिस्कशन कर रही थी ऐसे ही पॉडकास्ट में, और उन्होंने एक शॉर्ट रील बना ली, तो उसमें माइक वाइक भी नहीं लगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें उन्होंने किसी रील के बारे में डिस्कस किया था कि एक रील आई है कि जी आप नींबू चौराहे पे रखाओ तो उससे आपका प्रमोशन हो जाएगा। ऐसे उपाय होते हैं। ठीक है। लेकिन नींबू चौराहे पे रख के आना, इसके लिए ना रील पे नहीं बताया जा सकता। इसका प्रोसेस होता है जो आप पर्सनली किसी से मिलके ही बात कर सकते हो, वही समझ सकते हो। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कस्टमाइज पे जाओ, पर्सनल गाइडेंस पे जाओ, ना कि यूट्यूब पे जाओ। ठीक है। नींबू, अब चलो काफी डीप टॉपिक हो जाएगा, काफी डीप टॉपिक हो जाएगा, इस पे नहीं जाते, एक और पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा। उसके अलावा जब वास्तु की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु की बात करते हैं। न्यूमरोलॉजी आपके कैरेक्टर को बताता है। ओके। आपके पास्ट लाइफ कर्मास को बताता है, सब चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो वही है, जब आप जिसके पास भी जाओ तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो आप जब तक मिल नहीं पाओगे, बात नहीं करोगे, तब तक कैसे बता पाओगे? एक दो बार मिलोगे तभी बता पाओगे। ठीक है ना। तो मिलना जरूरी है, मिलो गाइस, ध्यान से सुनो, बात करो, और देन उसके बाद ये अपनी चीजें आगे। पहले मतलब शुड बी पेशेंट, दोनों वाइज। हाँ। ठीक है। अगर आप वास्तु एस्ट्रोलॉजी किसी को भी दिखा रहे हो, यू शुड बी आल्सो पेशेंट, एंड उनकी भी आप सुनो और अपनी भी बात रखो। तो दोनों की वाइस वर्सा पेशेंटली काम करना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा, वास्तु आपको 10 मिनट में रिजल्ट दिखा देता है, लेकिन 10 मिनट से लेकर 2 साल तक का समय लगता है चीजों को प्रोग्रेस होने में। बिल्कुल। हर चीज के लिए टाइम चाहिए होता है। जब आप पूरे महीने जॉब करते हो तभी आपको एक सैलरी मिलती है, या आप कोई बिजनेसमैन भी हो तो कोई प्रोजेक्ट पूरा करते हो तो पहले ही आपको प्रॉफिट नहीं आता, प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद प्रॉफिट आता है। तो इट विल टेक टाइम। तो उसी हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए। और डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर के पास आप रूटीन चेकअप पे जाते हो, आपको एस्ट्रोलॉजर के पास भी रूटीन में जाना चाहिए, क्योंकि जब प्लैनेट्स चेंज होते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होती है। आपको उस समय क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे मेरी लाइफ में मुझे पता है मुझे किसी को लोन नहीं देना है। ठीक है। लोन नहीं देना से रिलेटेड सिर्फ लोन नहीं है, मतलब मुझे अगर मैंने किसी से पेमेंट लिए बिना काम कर दिया तो मेरी पेमेंट भी नहीं आती है। ठीक है। अगर मैंने आधी पेमेंट ले ली और देखा कि चलो ठीक है काम पूरा होने के बाद बाकी पेमेंट आ जाएगी, तो पूरी पेमेंट भी नहीं आएगी, आधी पेमेंट आती है मेरे पास। मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, सब कुछ हूँ, फिर भी मेरे साथ ये होता है। तो मुझे ये पता है कि मुझे पैसा किसी को उधार नहीं देना, मुझे फ्री में काम नहीं करना, तो मेरा माइंडसेट है ऐसा ही। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी ऐसे काम तो ऐसे को काफी इंसाइटफुल बात बताई उन्होंने कि अपने ऊपर भी बात करी कराई है, तो यू शुड फॉलो ऑन योरसेल्फ। देन उसके बाद आप ज्ञान बांटने और ज्ञान एक्सेप्ट और सब चीजें यूट्यूब वगैरह पे देख के
एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, कुछ यू शुड आल्सो टेक हम्म। कंसल्टेशन, ठीक है, कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसमें शायद हो सकता है आपके उसमें कमेंट बॉक्स में कई लोगों के कमेंट आ जाए, बता देती हूँ कि मैम आप खुद तो रेमेडीज बताते हो, हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस में रेमेडीज हैं, बहुत सारे remedies हैं। वो रेमेडीज जेनरिक हैं, उससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। ओके, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ सॉल्ट मॉपिंग करो, इस घर के इस हिस्से में कपूर जलाओ, ठीक है, ये रेमेडीज आपकी जेनरिक है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं। लेकिन अगर नींबू चौराहे पे रख कर आओगे, वो एक स्पेसिफिक होगी, वो स्पेसिफिक है, उसके लिए प्रिकॉशंस बहुत जरूरी हैं। कई उसमें मैं सुनती हूँ कई लोग बोलते हैं कि मैम हमें बोला कि पीपल के नीचे जाके दिया जला के आओ, ठीक है, अभी आप गए रात के 8 बजे जाके पीपल के नीचे दिया जलाया आपने, ठीक है, कोई फीमेल है वो जा रही है, उसके बाल खुले हैं, बाल गीले हैं, ड्यूरिंग डेट्स चलेगा, आजकल ये चीजें भी बड़ी चल रही हैं कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी करो, पूजा पाठ कर सकते हो, ये सारी चीजें बहुत साइंटिफिक हैं। तो अगर आपको नींबू रखना है तो किस प्रिकॉशंस के साथ रखना वो इम्पोर्टेंट है, रील में वो कोई नहीं बताता। वो तो शॉर्टकट होते हैं ना, हाँ, 40 सेकंड रहो दे हाँ, आगे वहां हाँ, हाँ, बिल्कुल वो शॉर्टकट बताते हैं वायरल करने के लिए, हाँ, वायरल करने के लिए, तो वो गलत है। बहुत सारे लोग उसको देख के करते हैं ना काम। हमारे पास तो कस्टमर्स कह रहे हैं, हमारे पास तो लोग आते हैं, कहते हैं मैम हमने ये रील देखी थी, ये किया। अरे भाई उस रील को देखा आपने, क्या उसमें पूरी चीज बताई है क्या? नहीं बताई ना। पीपल के नीचे कभी भी दिया जलाना है तो गोधली में जलाना है, मतलब सूरज ढलने से के 45 मिनट के अंदर अंदर अगर आपको दिया जलाना तो जला दो, उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है, फीमेल्स को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए, ये चीजें रील में नहीं बताते, है ना, बट ये बतानी चाहिए। अगर आप करा रहे हो तो आपको ये बताना चाहिए। मतलब ज्ञान दो तो पूरा दो। एग्जैक्टली, ज्ञान दो तो ज्ञान सबसे बिल्कुल नुकसान है। आपको हजारों लाखों लोग सुनते हैं, आज हमें लोग सुनते हैं ना, अगर हम कोई गलत बात कहेंगे तो अगर उस व्यक्ति के साथ बुरा हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा कर्म जुड़ा है, क्योंकि हमने गलत बात बताई है, हमने अधूरी बात बताई, गलत नहीं बताई लेकिन अधूरी जानकारी तो हमने शेयर करी ना। बिल्कुल, तो उसके साथ अगर कोई नुकसान होगा, उसका कुछ बुरा होगा तो हमारे साथ भी उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड कॉन्शियस माइंड में होगा कि यार उसने वो रेमेडी बताई थी उस रील में, मैंने सुनी और ये करी तो मेरे साथ ऐसा हो गया। तो सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, पॉइंट है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। व्यूअर से यही है कि अपना सोच समझ के करें, जो भी करें, आंख मूंद के किसी के ऊपर भरोसा ना करें, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, बिल्कुल, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। चलो भाई, तो इसी बात पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में talkbykoinu.in, और बाय बाय आज के लिए। इन दी एंड, जय माता दी। जय माता दी।